हेलो एवरीवन। सो आज ये पैटर्न वन DP1 1D एरेस का फर्स्ट प्रॉब्लम है जिसमें हम सीखेंगे कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग होती क्या है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में अप्लाई होती है, क्या हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग सारे क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं कि कुछ कंडीशंस होते हैं कि तभी जाके डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्लाई करेंगे, राइट। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है, हमें बेसिक से सीखना है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है दैट इज़ फिबोनाची सीरीज। तो उससे पहले देखते हैं कि फिबोनाची सीरीज होती क्या है। देखिए, फिबोनाची सीरीज क्या होती है। इसमें आपके पास आपको जीरोथ फिबोनाची नंबर एंड फर्स्ट फिबोनाची नंबर के बारे में आपको पता होता है। आपका जीरोथ फिबोनाची नंबर होता है, एक सेकेंड पेन चेंज कर ले। आपका जीरोथ फिबोनाची नंबर होता है 0 एंड फर्स्ट फिबोनाची नंबर होता है 1, राइट। अब ये एक सीक्वेंस है, तो जो सीक्वेंस फॉर्म कैसे हो रही है, आपको जीरोथ फिबोनाची नंबर पता है दैट इज 0 एंड फर्स्ट फिबोनाची नंबर पता है दैट इज 1। अगर अब आपको सेकंड फिबोनाची नंबर बनाना है तो पिछले दो का सम दैट इज 0 + 1 दैट इज 1। अब आपको कौन सा फिबोनाची नंबर बनाना है, थर्ड फिबोनाची नंबर बनाना है। अगर आपको थर्ड फिबोनाची नंबर बनाना है तो दैट इज जस्ट पिछले दो का सम 1 + 1 दैट इज 2, राइट। अब सिमिलरली आपको फोर्थ फिबोनाची नंबर बनाना है तो दैट इज 2 + 1 दैट इज 3, ठीक है। अब आपको फिफ्थ फिबोनाची नंबर बनाना है दैट इज 3 + 2 दैट इज 5 एंड सो ऑन। 5 + 3 दैट इज 8, 8 + 5 दैट इज 13, 13 + 8 13 + 8 इज दैट इज 21 एंड सो ऑन। यह सीक्वेंस चलती जाएगी, राइट। तो ये होती है फिबोनाची सीरीज। तो एक बारी मैं लिख देता हूँ, और ये फर्स्ट फिबोनाची नंबर नहीं बोलते हैं जीरो को, हम इसको जीरो को जीरोथ फिबोनाची नंबर बोलते हैं, राइट। दिस वन इज जीरोथ फिबोनाची नंबर, दिस वन इज फर्स्ट फिबोनाची नंबर, दिस वन इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ एंड एट्थ फिबोनाची नंबर एंड सो ऑन। ये चलता जाएगा, ओके। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं रिकर्जन से। एक बार हम देखते हैं इसमें रिकर्जन अप्लाई कर पाते हैं कि नहीं। देखो, आपके पास प्रॉब्लम में क्या दिया रहेगा, एक फंक्शन दिया रहेगा दैट इज फिब, उसके अंदर आपको एक पैरामीटर दिया रहेगा इंट एन। व्हाट इंट एन इज रिप्रेजेंटिंग, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको nth फिबोनाची नंबर निकाल के देना है। फॉर एग्जांपल, अगर n पे दे दिया, अगर आपको फिब दे दिया 6, तो आपको सिक्स फिबोनाची नंबर प्रिंट करना है दैट इज 8, ओके। अगर आपको फिब दे दिया, n का पैरामीटर दे दिया, क्योंकि ये इंटीजर टाइप है तो इंटीजर टाइप के पैरामीटर देगा। अगर आपको फिब दे दिया 8, तो आपको क्या प्रिंट करना है दैट इज 21, आपको रिटर्न करना है 21, ओके। सिमिलरली अगर आपको फिब 3 दे दिया तो आपको प्रिंट करना है 2, राइट। ये अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आपकी प्रॉब्लम क्या है कि देखिए, आपको फिब निकालना है, उसके अंदर एक पैरामीटर दिया गया है n, तो आपको क्या प्रिंट करना है या रिटर्न करना है, आपको nth फिबोनाची नंबर आपको रिटर्न करना है, राइट। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम इसमें रिकर्जन अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। अब ज़रा यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब अगर मुझे फिब, लेट्स अज्यूम मुझे फिब 5 निकालना है, तो मुझे किस किस की ज़रूरत पड़ती है। फिब 5 निकालने के लिए मेरे पास फिब 4 होना चाहिए, मुझे फिब 4 पता होना चाहिए, राइट। एंड फिब 3 पता होना चाहिए, ओके। एंड जब मैं इन दोनों का सम कर दूंगा तो मेरे पास फिफ्थ फिबोनाची नंबर निकल आएगा, फिफ्थ फिबोनाची नंबर मेरा निकल आएगा, राइट, ओके। सिमिलरली अब आपको मान लेट्स अज्यूम आपको फिब 4 निकालना है, फिब 4 फिबोनाची नंबर निकालना है, फोर्थ फिबोनाची नंबर। फिब फोर्थ फिबोनाची नंबर निकालने के लिए आपको कौन कौन सा फिबोनाची नंबर पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए फिब 3 आपको पता होना चाहिए, फिर आपको फिब 2 भी आपको पता होना चाहिए, राइट। जब अगर आपको फिब 3 और फिब 2 पता है तो आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका फोर्थ फिबोनाची नंबर निकल आएगा। सिमिलरली अगर देखिए, अब बनाते हैं हम थोड़ा सा रिकरेंसी रिलेशन कि लेट्स अज्यूम मुझे nth फिबोनाची नंबर निकालना है। तो अगर मुझे nth फिबोनाची नंबर निकालना है तो मुझे कौन कौन सा फिबोनाची नंबर पता होना चाहिए। उसके लिए मुझे फिब n-1 एंड फिब n-2th फिबोनाची नंबर पता होना चाहिए, राइट। तभी जाके मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास फिब nth फिबोनाची नंबर निकल जाएगा, राइट, ओके। तो अब आप देखिए, जैसे हमने रिकर्जन की डेफिनेशन डिफाइन करी थी कि अगर मान लो आपकी कोई प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम क्या है, इधर आपको फिब
एन निकालना है। और अगर आपकी प्रॉब्लम आपके सिमिलर टाइप सेम टाइप ऑफ सब प्रॉब्लम पे डिपेंड कर दिया, देखो अगर फिब एन निकालने के लिए मेरे को किस किस की ज़रूरत पड़ती है, फिब एन निकालने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ती है फिब n-1 एंड फिब, इसको मैं एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, फिब n-2। राइट, अब मुझे फिब n-1 निकालना है, तो मुझे किस किस की ज़रूरत पड़ती है, फिब n-2 एंड अगेन फिब n-3। अब जरा देखिएगा, आपकी मेन प्रॉब्लम ये थी, मेन प्रॉब्लम ये थी, और आपकी मेन प्रॉब्लम डिपेंड कर रही है किस पे, फिब n-1 एंड n-2 पे। राइट, सिमिलर टाइप ऑफ सेम प्रॉब्लम। देखो आपको फिब n निकालना तो आपको n-1 फिबोनाची नंबर पता होना चाहिए, अगर आपको फिब n निकालना और n-2 फिबोनाची नंबर भी आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आप रिकर्जन अप्लाई कर सकते हो। तो आपको देखो आपकी प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, तो अब हम रिकर्जन अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे सोच सकते हैं कि हम रिकर्जन लगा सकते हैं, करेक्ट। तो अब एक बार ही देखते हैं, तो अब हमारे स्टेप्स क्या होते थे रिकर्जन के, रिकर्जन के हमारे स्टेप्स क्या होते थे बताइए। स्टेप वन हमारा क्या होता था कि सबसे पहले हम देखते थे कि प्रॉब्लम से डिमांड क्या है। राइट, आप बताइए आपकी प्रॉब्लम से डिमांड क्या है। प्रॉब्लम से डिमांड जनरली वही होती है जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया होता है, प्रॉब्लम में जो दिया होता है, जो पूछा गया हमसे, क्या पूछा गया, हमारे पास एक फिब फंक्शन है, उसमें n पास करा जाएगा, तो मुझे क्या रिटर्न करना है, nth फिबोनाची नंबर, nth फिबोनाची नंबर हमें रिटर्न करना है। राइट, nth फिबोनाची नंबर हमें रिटर्न करना है। राइट, ये हमारी प्रॉब्लम से डिमांड है। सिमिलरली अगर मैं इसको सब टाइप में देखूं, अगर मेरे पास फिब n की जगह 5 दिया रहता तो मुझे फिफ्थ फिबोनाची नंबर प्रिंट करना है, एंड व्हाट इज आवर फिफ्थ फिबोनाची नंबर, दैट इज 5। राइट, सिमिलरली अगर मुझे फोर्थ फिबोनाची नंबर दिया होता निकालने को, तो मेरे को फोर्थ फिबोनाची नंबर प्रिंट करना है, दैट इज 3। देखिए फोर्थ फिबोनाची नंबर इज दैट इज 3। ओके, ये हो गया आपकी प्रॉब्लम से डिमांड। सबसे पहले आपने पता कर लिया कि आपकी प्रॉब्लम से डिमांड क्या है। स्टेप 2, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हमारा 2 है, हम जैसे कि हमने डिस्कस भी किया था। स्टेप 2 में हमें क्या करना होता है, हमें रिकर्जन से अपने काम करवाना होता है। राइट, हमें अपने रिकर्जन से काम करवाना है। हम रिकर्जन से क्या काम करवाएंगे, हम रिकर्जन को बोल देंगे, लेट्स अज्यूम मुझे फिफ्थ फिबोनाची नंबर निकालना है, तो लेट्स अज्यूम हम रिकर्जन को बोल देंगे, भाई आप जाओ, आप मुझे फिब 4 और फिब 3 ला के दे दो। करेक्ट, अब लेट्स अज्यूम मुझे अब nth फिबोनाची नंबर निकालना है, मुझे nth फिबोनाची नंबर निकालना है, ये मुझे निकालना है, प्रॉब्लम से डिमांड ये है। इसके लिए मुझे क्या क्या पता होना चाहिए, इसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि फिब n-1 फिबोनाची नंबर क्या है, n-2 फिबोनाची नंबर क्या है। तो रिकर्जन से हम वही काम करवाते हैं जो हमें पता होना चाहिए हमारी मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इधर हम लोग क्या बोलेंगे स्टेप 2 पे, भाई आप जाओ रिकर्जन, भैया जी आप जाइए, आप n-1 फिबोनाची नंबर और मुझे n-2 फिबोनाची नंबर आप ला के दे दो, और हम भरोसा रखेंगे कि रिकर्जन हमारा n-1 फिबोनाची नंबर और n-2 फिबोनाची नंबर ला के देगा। ठीक है, प्रॉब्लम से डिमांड ये थी कि nth फिबोनाची नंबर निकालना है, हमने रिकर्जन को क्या बोला, रिकर्जन से हम क्या हेल्प मांगेंगे कि भाई आप जाइए, अब मुझे n-1 एंड n-2 फिबोनाची नंबर दे दीजिए। और रिकर्जन से हम जनरली क्या काम करवाते हैं, रिकर्जन से हम जनरली वही काम करवाते हैं जो हमें प्रॉब्लम से हमें चाहिए होती है। ठीक है, तो देखिए अब स्टेप 3 क्या था हमारा, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 3 भी हमारा इंपॉर्टेंट था। स्टेप 3 क्या था, स्टेप 3 क्या था, स्टेप 2 ने तो देखो स्टेप 2 ने मुझे क्या ला के दे दिया, फिब n-1 एंड n-2 ला के दे दिया स्टेप 2 ने। तब मुझे क्या करना है, मुझे भी अब एक काम करना है, मुझे फाइनल आंसर तो ये बना नहीं, अब मुझे स्टेप 2 से फाइनल आंसर बनाना है। फाइनल आंसर कैसे बनेगा, जब रिकर्जन ने जो मुझे आंसर ला के दिया है फिब n-1 एंड फिब n-2, उन दोनों को जब मैं ऐड कर दूं तो मेरा फाइनल आंसर बनेगा। राइट, विच इज इक्वल टू फिब n, मुझे फाइनली तो फिब n निकालना था। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे डील कर रहे हैं। हम जनरली रिकर्जन को स्टेप 2 में वही बोलते हैं जिसकी नीड है हमें अपना फाइनल आंसर बनाने की, वो काम हम
रिकर्जन से करवा लेते हैं और फिर बाद में स्टेप 2 से हम अपना फाइनल आंसर बना देते हैं। एंड लास्ट स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज स्टेप 4। ये तो भूलिएगा मत, आपको पता ही है इसका रीज़न, दैट इज़ बेस केस। तो अभी हम देखते हैं कि बेस केस क्या होगा, अभी हम उसको करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा कोड लिख के आते हैं, ठीक है। ठीक है, ये रहा आपका फिबोनाची नंबर। देखिए उसने बोल रहा है कि F0 यानी जीरो फिबोनाची नंबर 0 है एंड F1 फर्स्ट फिबोनाची नंबर 1 है। और अगर अब आपको कोई भी nth फिबोनाची नंबर निकालना है तो अब आपको सम करना पड़ेगा n-1 एंड n-2 का, ठीक है, राइट। तो एक मैं बनाता हूँ अपना एक फंक्शन दैट इज पब्लिक इंट हेल्पर फंक्शन बनाता हूँ, राइट। या छोड़िए, डायरेक्ट इसी में करते हैं। मैंने सबसे पहले क्या बोला, देखो भैया जाओ अपने रिकर्जन को, क्या बोला अपने रिकर्जन को, बोला आप जाओ मुझे ना n-1th फिबोनाची नंबर ला के दे दो, राइट। मैंने कॉल कर दी डायरेक्ट कि भाई, और मैं भरोसा रखूंगा क्या, ये सीधा स्टेप 2 है। स्टेप 1 तो हमें पता ही है प्रॉब्लम से डिमांड क्या है, दिस वन इज स्टेप 2 कि मैंने अपने रिकर्जन को बोला जाइए आप और n-1th फिबोनाची नंबर ला के दे दीजिए, ठीक है। तो उसने बोला ठीक है मैं ला के दे दूंगा। तो उसको मैंने आंसर में एक वेरिएबल इंट वेरिएबल में स्टोर करवा लिया, राइट। सिमिलरली इंट बी, उसको मैंने बोला कि भाई आप जाओ अभी n-2 फिबोनाची नंबर भी मुझे ला के दे दो। उसने बोला ठीक है भाई रिकर्जन जी मैं ला के दूंगा। क्या मेरा ये फाइनल आंसर, नहीं ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है। तो मेरा फाइनल आंसर क्या बनेगा, a+b, ये बना दिया मैंने अपना फाइनल आंसर स्टेप 3, और लास्ट में रिटर्न कर दूंगा फाइनल आंसर, राइट। अब एक बार इस कोड को लाते हैं और इस बार इसको एनालाइज करते हैं, स्टैक डायग्राम, करेक्ट। ये लीजिए ये आपका कोड आ गया, ठीक है, ये आपका कोड है। ठीक है जी, सिमिलरली अब इसका स्टैक डायग्राम हम एनालाइज करते हैं। ओके, तो पहले बना लेते हैं हम लोग स्टैक। आपको पता है स्टैक में जो भी फंक्शन कॉल होता है तो वो स्टैक में बनता है, उसकी एक स्टैक फ्रेम बनती है न्यू, ठीक है। तो हम लोग अभी इसको बोल देते हैं लाइन 1, इसको बोल देते हैं लाइन 2, इसको बोल देंगे लाइन 3, और इसको हम बोल देंगे लाइन 4, राइट। तो हम लिख लेते हैं दिस वन इज व्हाट, लाइन 1, दिस वन इज लाइन 2, दिस वन इज लाइन 3 एंड दिस वन इज लाइन 4। तो सबसे पहले क्या होगा, मेन फंक्शन हमारा कॉल करेगा किसको, सबसे पहले मेन फंक्शन कॉल करेगा रिकर्जन को, ठीक है। अब मान लेते हैं हमारे मेन फंक्शन ने कॉल कर दिया, फिब को कॉल कर दिया, और मुझे फिफ्थ फिबोनाची नंबर निकालना है, दैट इज लेट्स अज्यूम अभी मुझे फिफ्थ फिबोनाची नंबर निकालना है। तो मेन फंक्शन ने क्या कॉल कर दिया, फिब 5 को कॉल कर दिया, ठीक है। मेन फंक्शन ने फिब 5 को कॉल कर दिया। अब फिब 5 को मेन फंक्शन ने कॉल किया तो फिब 5 के लिए एक न्यू स्टैक फ्रेम बनेगी। तो मान लेते हैं इसके लिए एक स्टैक फ्रेम बनी n=5, और फिब 5 को उसने कॉल कर दिया हमारे फंक्शन ने। अब जैसे ही फिब 5 को कॉल कर दिया तो अब ये फिब फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अब फिब फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले इसके लिए लाइन 1 चलेगी, सबसे पहले लाइन 1 चली। तो लाइन 1 चली तो उसने क्या बोला, लाइन 1 से उसने किसको कॉल कर दिया, देखो फिब 4, राइट। देखो ये एक फंक्शन ही तो कॉल हो रहा है, n-1, n की वैल्यू भी 5 थी, उसने n-1 को कॉल कर दिया, दैट इज n=4 को कॉल कर दिया। अब टॉप ऑफ द स्टैक पे हमारे क्या पड़ा है, फिब 4। तो फिब 4 अब किसको कॉल कर देगा, लाइन 1 से फिब 3 को, राइट। अब इसने फिब 3 को कॉल कर दिया लाइन 1 से। अब n की वैल्यू क्या होगी, n=3। अब फिब 3 हमारे टॉप ऑफ द स्टैक पे पड़ा है। अब इसके लिए फिब 3 के लिए फिर से एग्जीक्यूट होगा फिब फंक्शन। फिब फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो वो देखेगा भाई अभी तो मैं इसके लिए कोई लाइन नहीं चली है, तो फिर से लाइन 1 से वो किसको कॉल कर देगा, फिब 2 को, राइट। अब हो गया n=2। फिर से अब टॉप ऑफ द स्टैक पे हमारे क्या पड़ा है, फिब 2। तो फिब 2 क्या देखेगा, फिब 2 देखेगा मेरे लिए अभी कोई लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई है, फिब फंक्शन अब चलना स्टार्ट होगा। तो अब लाइन 1 से किसको कॉल कर देगा, फिब 1 को,
राइट। अब हो गया n इज इक्वल टू 1। अब फिब 1 हमारे टॉप पे पड़ा है, तो अब लाइन 1 से यह क्या कर देगा, अब इसके लिए लाइन 1 एग्जीक्यूट होगी। लाइन 1 से अब ये किसको कॉल कर देगा, फिब 0 को। अगेन अब इसके लिए लाइन 1 एग्जीक्यूट हो गया, अब n इक्वल टू 0 हो चुका है। तो अब ये क्या, अब ये क्या बोल रहा है, लाइन 1 से किसको कॉल कर रहा है, फिब 0 का मतलब क्या है, वो बोल रहा है कि भाई अब मेरे को जीरोथ फिबोनाची नंबर निकाल के दो। अब ये लाइन 1 से अगेन ये किसको कॉल कर देगा, ये कॉल कर देगा किसको, फिब -1 को। अब हमने इसको नहीं रोका तो ये कॉल करता जाएगा और स्टैक ओवरफ्लो का एरर आएगा। आप रन करके देख लीजिए एक बार इसको, देखिए देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टैक ओवरफ्लो का एरर आ चुका है। क्यों एरर आया, अब देखिए यहाँ पे आपको पता लग गया होगा, क्योंकि मैंने अभी अपनी कंडीशन को रोका ही नहीं है, अपने रिकर्जन को रोका ही नहीं है। बेस केस क्या होता है कि हमें अपने रिकर्जन को कब रोकना है, तो अगर मैंने इसको नहीं रोका तो वो लाइन 1 से अब फिर से किसको कॉल कर देगा, फिब -2 को, फिर उसके लिए लाइन 1 चलेगी, फिर फिब -3 को, ऐसे ही कॉल करता जाएगा। और कभी ना कभी हमारे स्टैक जितनी भी मेमोरी एलोकेट हुई थी स्टैक के लिए, हमारे जावा में जेवीएम एलोकेट करता है मेमोरी, मान लीजिए जेवीएम ने कुछ भी एक्स मेमोरी एलोकेट करी, वो एक्स मेमोरी कभी ना कभी तो फिल हो जाएगी ना। तो इसलिए स्टैक ओवरफ्लो का एरर आ जाता है कि अब इसमें अब और कुछ हम फिल नहीं कर सकते, हम ऐसे ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फिल कर चुके हैं, राइट, ऐसा एरर आ जाएगा। तो अब इसके लिए हमें कब रोकना है, सोचिए, देखिए फिब -1 नामक नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं होती है। तो अब देखो जब भी n इक्वल टू 0 हो जाए, तो क्या मैं एक बेस केस ये लिख सकता हूँ, इफ़ अगर n इक्वल टू 0 हो जाए, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो अब रिटर्न कर दो 0। थोड़ा सा साफ लिख देते हैं, इफ़ n इज इक्वल टू 0 हो जाए तो आपको क्या रिटर्न करना है, दैट इज रिटर्न 0 रिटर्न करना है, राइट। तो ठीक है, अब जैसे ही देखिए ये हो गया हमारा बेस केस, इसको मैं बी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, बेस केस को मैं बी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और अब इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, लाइन 1। अब जैसे अब यहाँ पे देखिए जब फिब 0 होगा, फिब 0 के लिए अब सबसे पहले लाइन क्या होगी, अभी तक हमने बेस केस नहीं लिखा था तो इसलिए लाइन 1 एग्जीक्यूट हो रही थी। अब जैसे ही बेस केस लिख दिया, जैसे ही फिब एग्जीक्यूट होगा फिब 0 के लिए, तो वो सबसे पहले बेस केस एग्जीक्यूट करेगा। अब जैसे उसने बेस केस एग्जीक्यूट किया, उसने देखा कि n इक्वल टू 0 हो गया हमारा, अभी इसको किसको कॉल कर दो, रिटर्न क्या कर देगा 0। और किसको रिटर्न करेगा, जिसने फिब 0 को कॉल करी थी। फिब 0 को किसने कॉल करी थी, फिब 1 ने कॉल करी थी, ठीक है। अब देखो लाइन 1 अभी सॉल्व होके आ चुकी है, लाइन 1 अब आपकी सॉल्व होके आ गई, उसके ऊपर वाले फंक्शन ने क्या रिटर्न कर दिया, 0 रिटर्न कर दिया। अब 0 लाइन 1 का आंसर जब सॉल्व होके आता है, उसका आंसर किस में स्टोर होता है, ए नामक वेरिएबल में। देखो अब ये ए स्टोर हो जाएगा, ए इक्वल टू 0, ए में आ जाएगा 0। और जब कुछ भी रिटर्न हो जाता है तो वो हमारे टॉप ऑफ द स्टैक से हट जाता है, राइट। ये हो गया टॉप ऑफ द स्टैक से हट गया, करेक्ट। अब ये हट गया, अब बात आती है, अब देखो लाइन 2, अब सबसे इंपॉर्टेंट केस। अब देखो लाइन 1 चल चुका था, फिब 1 के टॉप ऑफ द स्टैक पे अब क्या पड़ा है, फिब 1 पड़ा है, फिब 1 पड़ा है, तो अब इसके लिए फिर से फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अब फंक्शन एग्जीक्यूट होगा बट वो देखेगा यार मैं लाइन 1 चला चुका हूँ यहाँ पे, तो वो लाइन 1 चला चुका है, तो वो क्या करेगा, लाइन 2 एग्जीक्यूट करेगा। लाइन 2 से किसको कॉल कर देगा, वो देखिए n-2 को, दैट इज फिब अगेन -1 को कॉल कर देगा। तो क्या हमें इसको कॉल करनी थी, -1th नामक कोई फिबोनाची नंबर होता है, नहीं होता ना। तो हमें इधर एक और बेस केस लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखो हम 2 कॉल कर रहे हैं, तो 1 से -1 कॉल हो सकता है, और हमें पता है 0th फिबोनाची नंबर और फर्स्ट फिबोनाची नंबर हमें पता होता है। तो फाइनल बेस केस हमारा क्या बनने वाला है, फाइनल बेस केस हमारा ये बनने वाला है, देखो अगर मैंने सिर्फ ये बेस केस लगाया तो ये -1 को भी कॉल कर देगा, ठीक है, और एंड सो ऑन। फिर से इसके लिए लाइन बेस केस चलेगा, क्या n इक्वल टू 0 है, अगर मैंने ये बेस केस लिखा है सिर्फ, तो बोलेगा नहीं n इक्वल टू 0 तो नहीं है, तो इसमें इस वाले इफ वाले कंडीशन में घुसेगा नहीं। फिर उसके लिए लाइन 1 एग्जीक्यूट होगी, लाइन 1 एग्जीक्यूट होगी तो अगेन फिर -1 2 को कॉल कर देगा, फिर से अगेन स्टैक ओवरफ्लो का एरर। आप लिख के देखिए फिर से, सिर्फ अगर मैंने सिर्फ ये बेस केस लगाया होता, इफ n इक्वल टू 0, तो आप रिटर्न कर दो किसको, 0 को। अब इसको फिर से रन करके देखिए, क्या आपको स्टैक ओवरफ्लो का एरर मिल रहा है, देखिए अगेन आपको स्टैक ओवरफ्लो का एरर मिल रहा है, क्यों, क्योंकि अब फिब 1 क्या करेगा, अपनी सेकंड कॉल लगाएगा -1 को, n-1 देखेगा, भाई देखो मेरा बेस केस अभी देखो 0 तो हुआ नहीं, बेस केस हिट हुआ, वो इफ कंडीशन में घुसा ही नहीं। अब वो इफ कंडीशन में नहीं घुसा तो वो क्या करेगा, फिब 1 किसको कॉल करेगा, फिर -1 को कॉल कर चुका है, ऐसे फिर -1 किसको कॉल करेगा, लाइन 1 एग्जीक्यूट होगी, फिर -2 को। अगेन फिर से अपनी रिकर्जन तो रुक ही नहीं रही, अगेन ये कॉल होता जाएगा। तो इट मीन्स हमारा फाइनल रिकर्जन बेस केस क्या बनने वाला है,
फाइनल बेस केस क्या बनने वाला है, इसको मैं मिटा देता हूँ और यहीं पे लिख देता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इफ़ अगर मेरा n इक्वल टू 0 है और या मेरा n इक्वल टू 1 हो गया, तो देखो n इक्वल टू 1 भी हो रहा है ना, तब भी हमें रोकना है। तो मुझे क्या रिटर्न कर देना है, क्या मैं रिटर्न 0 करूँगा? नहीं, क्यों? 0th फिबोनाची नंबर 0 होता है, बट n इक्वल टू 1 है, फर्स्ट फिबोनाची नंबर 1 होता है, तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा? सीधा n रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, अगर n कभी इक्वल टू 0 हुआ तो n तो 0 रिटर्न हो जाएगा, कभी n इक्वल टू 1 हुआ तो n 1 रिटर्न हो जाएगा। तो ये होगी हमारी, ठीक है, ये होगी हमारी क्या, फाइनल बेस केस। अब एक बार इसको शुरू से ड्राई रन करते हैं, एक बार हल्का सा ड्राई रन करते हैं शुरू से कि कैसे कैसे एग्जीक्यूट होने वाला है फाइनली हमारा। ये बना हमारा स्टैक। सबसे पहले हमारा मेन फंक्शन होगा, आपको पता ही है, ठीक है। यहाँ पे हमारा सबसे पहले मेन फंक्शन होगा। मेन फंक्शन ने किसको कॉल किया? फिब 5 को, क्योंकि हमें 5 सॉल्व करके लाना। फिब 5 को कॉल किया। अब जैसे ही फिब 5 को कॉल किया तो फिब 5 के लिए एक न्यू स्टैक फ्रेम बनेगा, दैट इज फिब 5। अब फिब 5 के लिए n इक्वल टू आपका 5 हो चुका है। अब फिब 5 आपका सॉल्व होगा, क्योंकि टॉप ऑफ द स्टैक के आपके टॉप ऑफ द स्टैक पे आपके क्या पड़ा है? फिब 5 पड़ा है, राइट। तो अब आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये सॉल्व होगा, फिर फंक्शन अब एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा, तो वो चेक करेगा कि देखो सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा? बेस केस। दिस वन इज, मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दिस वन इज बी से, बाकी लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 ही छोड़ रहे हैं, राइट। तो बेस केस एग्जीक्यूट है, उसने चेक किया क्या मेरा n इक्वल टू 0 है, बोलेगा नहीं। n इक्वल टू 5 है। क्या मेरा n इक्वल टू 1 है, तो बोलेगा नहीं, n इक्वल टू 1 भी नहीं है। तो वो किसको कॉल कर लेगा सबसे पहले? अब वो इफ कंडीशन में तो घुसेगा नहीं, फिर वो लाइन 1 से, अब इसके लिए लाइन 1 एग्जीक्यूट होगी। अब जैसे ही लाइन 1 एग्जीक्यूट हुई, अब वो किसको कॉल कर लेगा? फिर 4 को। अब आपका n इक्वल टू यहाँ पे क्या हो चुका है? n इक्वल टू 4 हो चुका है यहाँ पे, राइट। अब देखिए क्या इसके लिए बेस केस चलेगा? वो बोलेगा क्या n इक्वल टू 0 है, बोलेगा नहीं। क्या n इक्वल टू 1 है इस केस में, बोलेगा नहीं। तो टॉप ऑफ द स्टैक पे तो फिर 4 पहले फिर 4 सॉल्व होगा। अब देखिए फिर 4 को कॉल किसने करी है? फिर 5 ने कॉल करी है कि भाई आप मेरे को फिर 4 का आंसर बता दो, ठीक है। तो वो बोलेगा देखो ठीक है जी नहीं। तो अब इसके लिए लाइन 1 एग्जीक्यूट होगी। लाइन 1 जैसी एग्जीक्यूट होगी तो किसको कॉल कर लेगा? फिर 3 को कॉल कर लेगा। अब n इक्वल टू 3 हो चुका है यहाँ पे। तो अब इसके लिए बेस केस में घुसेगा? ये नहीं घुसेगा इस कंडीशन में। अब इसके लिए सीधा लाइन 1 एग्जीक्यूट होगी। लाइन 1 एग्जीक्यूट होगी, लाइन फिब 3 बोल रहा है कि भाई आप फिब 2 मेरे को फिब 2 ला के दे दो, ठीक है। अब n इक्वल टू 2 हो गया इधर। अब बेस केस, क्या ये बेस केस में घुसेगा? नहीं घुसेगा। फिर से ये लाइन 1 से किसको कॉल कर लेगा? अब यहाँ पे देखिए गौर से, यहाँ पे फिब 1 को। अब इसने फिब 1 को कॉल कर लिया। यहाँ पे n इक्वल टू क्या हो चुका है? 1। अब देखो यहाँ पे, अब क्या इसका बेस केस, अब इसका बेस केस रन होगा। क्यों? क्या n इक्वल टू 0 है, बोलेगा नहीं। क्या बट n इक्वल टू 1 है, यहाँ पे इसलिए और की कंडीशन लगाई थी कि अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो रही है तो रिटर्न n कर दो। तो बोलेगा क्या n इक्वल टू 1 है, तो बोलेगा हाँ जी। तो अब यहाँ से वो किसको रिटर्न कर देगा? रिटर्न कर देगा फिब 2 को। फिब 1 ने कॉल करी थी, इसको रिटर्न कर देगा 1, क्योंकि n यहाँ पे 1 था। और जैसे ही रिटर्न करेगा अपने टॉप ऑफ द स्टैक से हट जाएगा, राइट। ये टॉप ऑफ द स्टैक से हट जाएगा। अब देखो फिब 2 को इसने 1 रिटर्न कर दिया, फिब 1 ने। पॉइंट अब यहाँ पे ये समझना, अब L1 ने कॉल किया था, L1 ने कॉल किया था किसको? फिब 1 को। फिब 1 ने रिटर्न कर दिया 1 बेस केस से। तो उसका आंसर किस में स्टोर होगा? इधर स्टोर होगा, a इक्वल टू 1 में, ठीक है। अब देखो टॉप ऑफ द स्टैक पे अब क्या पड़ा है? अब आपके टॉप ऑफ द स्टैक पे पड़ा है फिब 2। पर फिब 2 के लिए कौन कौन सी लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी है? बेस केस वो चेक कर चुका है, लाइन 1 चेक कर चुका है। अब क्या चेक होगा? लाइन 2 एग्जीक्यूट होगी। अब लाइन 2 जैसी एग्जीक्यूट होती है, अब जरा यहाँ से गौर से देखना, ये कॉल कर लेगा फिब 0 को। जैसे ही उसने फिब 0 को कॉल कर लिया तो n इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया? 0, राइट। अब सबसे पहले इसके लिए बेस केस चलेगा। क्या n इक्वल टू 0 है, तो बोलेगा हाँ जी n इक्वल टू 0 हूँ। तो अब ये क्या कर देगा? रिटर्न क्या कर देगा? इसको रिटर्न कर देगा, किसको? 0। किसको कॉल किसने करी थी? फिब 2 ने ही कॉल करी थी ना। तो और किस लाइन से कॉल करी थी? लाइन 2 से। लाइन 2 का आंसर किस में स्टोर होता है? b नामक एक वेरिएबल में, दैट इज 0, ठीक है। अब इसने जब जैसे ही रिटर्न करेगा तो वो स्टैक से हो जाता है पॉप, ये हो जाएगा पॉप, ठीक है। बी और बी में आंसर स्टोर हो गया। अब टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या आ गया? फिब 2। अब जरा यहाँ पे ध्यान से समझिएगा,
फिब 2। अब इसके लिए लाइन 3 एग्जीक्यूट होगी, लाइन 3 एग्जीक्यूट होगी। लाइन 3 क्या बोल रहा है, एक फाइनल आंसर का एक वेरिएबल बनाओ, उसमें a प्लस बी करो दैट इज 1, हाँ 1 प्लस 0 दैट इज 1, और रिटर्न कर दो। लाइन 4 से रिटर्न कर दो, लाइन 4 से किसको रिटर्न कर दो, लाइन 4 से आप रिटर्न कर दो इसको, जिसने आपको कॉल करी थी। फिब 2 को किसने कॉल करी थी, फिब 3 ने कॉल करी थी। ठीक है, अब ये जैसे ही रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा इसको, ये रिटर्न करेगा 1, ये रिटर्न करेगा 1। अब जैसे ही रिटर्न करेगा, आपको पता है इसके लिए सारी लाइन्स एग्जीक्यूट हो चुकी है फिब फंक्शन की, तो ये अब टॉप ऑफ दैट स्टैक से हट जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा फटाफट ड्राई रन करेंगे हम लोग। ठीक है, n इक्वल टू 1 इसने रिटर्न कर दिया, और फिफ्थ 2 को किसने कॉल किया था, लाइन 1 ने। लाइन 1 का आंसर किस में स्टोर होता है, ए नामक वेरिएबल में, तो उसका इसमें 1 स्टोर हो गया, राइट। अब देखेगा टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या है, फिब 3, तो फिब 3 है, तो अब इसके लिए बेस केस और लाइन 1 चल चुकी है, अब इसके लिए लाइन 2 चलेगी। लाइन 2 से फिब 3 किसको कॉल कर लेगा, देखो जरा, लाइन 2 से कॉल कर लेगा n-2, n की वैल्यू 3 थी, किसने किसको कॉल कर लिया, 3 - 2 दैट इज 1। अब इसके लिए बेस केस चला, अब आपको पता है ये बेस केस से क्या रिटर्न कर देगा, बेस केस से ही 1 रिटर्न कर देगा, और इसका आंसर किस में स्टोर होगा, लाइन 2 का आंसर किस में स्टोर हो रहा है, फिब 1। इस बार फिब 1 को किसने कॉल करी, पिछली बार फिब 1 को कॉल करी थी फिब 2 ने, बट इस बार फिब 1 को कॉल किसने करी है, फिब 3 ने। फिब 3 ने किस लाइन से, लाइन 2 से। लाइन 2 का आंसर किस में स्टोर हो रहा है, दैट इज 1, बी नेम के वेरिएबल में। ठीक है, अब जैसे ही रिटर्न कर देता है कोई भी, तो वो स्टैक से पॉप हो जाता है, राइट। ये हो गया स्टैक से पॉप, करेक्ट। तो ठीक है जी, अब टॉप ऑफ द स्टैक पे हमारे क्या आ गया, n इक्वल टू 3। अब लाइन 3 से वो क्या करेगा, लाइन 3 से सबसे पहले एक फाइनल आंसर के वेरिएबल में, फाइनल आंसर के एक वेरिएबल में क्या बनाएगा, थोड़ा सा दिख नहीं रहा हो तो देखना, a प्लस बी कर रहा है, देखो लाइन 3 से a प्लस बी कर रहा है, लाइन 3 एग्जीक्यूट हुई, a प्लस बी 1 + 1 दैट इज 2। अब लाइन 4 से ये रिटर्न कर देगा किसको, रिटर्न कर देगा फाइनल आंसर किसको, जिसने इसको कॉल करी थी। फिब 3 को किसने कॉल करी थी, फिब 3 को कॉल करी थी फिब 4 ने, और लाइन 1 फिब 4 ने कॉल करी थी, तो देखो और किस लाइन से कॉल करी थी, लाइन 1 से। लाइन 1 का आंसर किस में स्टोर होता है, फिब 4 के लिए a नामक वेरिएबल में, तो ये क्या स्टोर होगा, a इक्वल टू 2, और जैसे रिटर्न होगा तो क्या कर देता है, टॉप ऑफ द स्टैक से हट जाता है, आपको पता ही है। इसको आप स्लो मोशन में देखिएगा, अगर आपको नहीं पता है तो देखिए, इसको आराम से देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब फिब 4 के लिए लाइन 1 एग्जीक्यूट हो चुकी है, बेस केस एग्जीक्यूट हो चुका है, बट बेस केस एग्जीक्यूट हुआ नहीं है, बस उसने बट वो चेक कर चुका है कि बेस केस एग्जीक्यूट होना चाहिए था कि नहीं, और लाइन 1 एग्जीक्यूट होगी। अब वो लाइन 2 से किसको कॉल कर देगा, अब इसके लिए लाइन 2 आना बाकी है। अब इस बार इसको कॉल कर देगा फिब 2, जरा देखिए यहाँ पे फिर से फिब 2 कॉल हुआ है। अब फिब 2 कॉल हुआ है, तो एन की वैल्यू इधर क्या हो चुकी है, एन की वैल्यू इधर 2 हो चुकी है। अब इसके लिए सबसे पहले बेस केस चलेगा, देखो बेस केस चला, क्या n इक्वल टू 0 है, बोलेगा नहीं। क्या n इक्वल टू 1 है, बोलेगा नहीं, तो बेस केस में वो घुसेगा ही नहीं। अब फिर अब फिर इसके लिए लाइन 1 एग्जीक्यूट होगी, लाइन 1 से भी किसको कॉल कर देगा, जरा देखिए यहाँ पे, फिब 1 को कॉल कर देगा। अब इसके लिए हमें जैसे पता है कि देखो ये तो बेस केस से ही रिटर्न कर देता है, अब इसके लिए बेस केस चलेगा, तो बोलेगा बेस केस से इसने क्या रिटर्न कर दिया, इसने रिटर्न कर दिया 1। अब जरा देखना, इसको किसने कॉल किया था, फिब 2 ने इस बार कॉल किया था, तो फिब 2 का किसने कॉल, किस लाइन से कॉल किया था, L1 लाइन से। L1 का आंसर किस में स्टोर होता है, a नामक वेरिएबल में, a नेम के वेरिएबल में इसने क्या रिटर्न कर लिया, 1, और जैसे ही रिटर्न किया तो ये क्या हो जाएगा, स्टैक से पॉप। ये देखिए यहाँ से हो गया स्टैक से पॉप। अब देखा टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या पड़ा है हमारे, फिब 2, बट इसके लिए बेस केस और लाइन 1 एग्जीक्यूट हुई, अभी लाइन 2 तो एग्जीक्यूट ही नहीं है, वो लाइन 2 एग्जीक्यूट करेगा। लाइन 2 जैसे एग्जीक्यूट करेगा तो किसको कॉल करेगा लाइन 2 से, n-2, देखो b n-2 को कॉल करेगा, दैट इज फिब 0 को, और ये भी क्या करेगा, इसके लिए बेस केस एग्जीक्यूट होगी, और ये रिटर्न कर देगा किसको, जिसने इसको कॉल किया था। क्या रिटर्न कर देगा, n दैट इज 0। अब जैसे ही रिटर्न करेगा तो स्टैक से हट जाएगा ये, आपको पता है। स्टैक से इस बार कॉल किसने करी थी, फिब 0 को, फिब 0 को कॉल करी थी फिब 2 ने, बट किस लाइन से, लाइन 2 लाइन से। लाइन 2 का लाइन का आंसर किस में स्टोर होता है, सॉरी लाइन 2 का आंसर किस में स्टोर होता है, बी नामक वेरिएबल में, तो बी नेम के वेरिएबल में क्या हो जाएगा, 0 स्टोर। अब क्या, अब देखो अब टॉप ऑफ द स्टैक पे आ गया फिब 2, क्योंकि वो हट चुका है। अब फिब 2 अब सॉल्व होगा, देखेगा वो देखेगा बेस केस चल चुका है, लाइन 1 चल चुका है, लाइन 2, अब वो लाइन 3 चलाएगा। लाइन 3 जैसे ही चलाएगा तो क्या होगा, एक फाइनल आंसर नेम का वेरिएबल बनेगा, उसमें a प्लस बी दैट इज 1,
और लाइन फिर चलेगी लाइन 4 से किसको रिटर्न कर देगा, जिसको फिब 2 ने कॉल करी थी। फिब 2 को इस बार कॉल किसने करी थी, फिब 4 ने कॉल करी थी। फिब 4 ने अगर कॉल करी थी और किस लाइन से, लाइन 2, लाइन, तो फिब 4 के लिए लाइन 2 का आंसर किस में स्टोर होगा, जैसे 2+1, सॉरी बी नेम के वेरिएबल में, दैट इज़ 1, और रिटर्न करने के बाद क्या हट जाएगा, आपको समझ में आ रहा है ना, लाइन 2 का आंसर किस में स्टोर हो रहा है, तो ये हट जाएगा, राइट। ये हट चुका है अब आपके टॉप ऑफ द स्टैक से। अब ये क्या करेगा, अब जरा यहाँ से ध्यान से देखिए, अब ये लाइन 3 से क्या करेगा, एक फाइनल आंसर का एक वेरिएबल बनाएगा, 2+1 दैट इज़ 3 करेगा, और लाइन 4 से किसको रिटर्न कर देगा, जिसने फिब 4 को कॉल करी थी। फिब 4 को किसने कॉल करी थी, फिब 5 ने, और किस लाइन से, इसने करी थी फिब 5 ने कॉल लाइन 1 से, और लाइन 1 का आंसर किस में स्टोर होता है, A=3 में, और जैसे ही रिटर्न करेगा वो हट जाएगा टॉप ऑफ द स्टैक से, ये भी हट जाएगा। ठीक है जी, अब ये हट चुका है, आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा होगा। अब देखिए टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या पड़ा है, फिब 5 पड़ा है, उसके लिए लाइन 1 एग्जीक्यूट हो चुकी है, अब इसके लिए लाइन 2 एग्जीक्यूट होगी। अब जैसे ही लाइन 2 एग्जीक्यूट होगी तो किसको कॉल करेगा, इस बार यहाँ से इसको हटा देते हैं। अब ये किसको कॉल करेगा, फिब 2, जरा देखिए यहाँ पे, अब ये फिब 2 कॉल करेगा फिब 3 को, फिब 3 के लिए एक न्यू स्टैक फ्रेम बनेगा फिब 3। अब फिब 3 देखेगा कि क्या भाई मेरा कोई लाइन एग्जीक्यूट हुई है, बोलेगा नहीं, तो बेस केस एग्जीक्यूट हुआ है, बेस केस में जाएगा, बोलेगा नहीं बेस केस में मैं घुसूंगा ही नहीं, क्योंकि ना n=0 है ना n=1 है। अब देखो इधर n=3 हो चुका है, ठीक है। अब लाइन 1 से ये किसको कॉल करेगा, लाइन 1 से कॉल कर देगा फिब 2 को, देखो सेम प्रोसेस हो रहा है, फिर से फिब 2 को इसने कॉल कर दिया, फिर से बेस केस में जाएगा, बेस केस में अंदर जाएगा ही नहीं, ये लाइन 1 एग्जीक्यूट हो गया, इसके लिए फिब 2 इसके क्या कॉल कर देगा, अब ये फिब 1 को कॉल कर देगा, ठीक है। यहाँ पे n= अभी 2 है, यहाँ पे n=1 है, फिब 1 बेस केस से ही रिटर्न कर देगा, बेस केस से क्या रिटर्न कर देगा, दैट इज़ 1, और 1 अगर उसने रिटर्न किया तो 1 को किसने कॉल करी थी, फिब 2 ने, किस लाइन से, लाइन 1 से, लाइन 1 का आंसर किस में स्टोर होता है, दैट इज़ 1। अब आपको फास्ट फॉरवर्ड करके समझा रहा हूँ स्पीड में थोड़ा, और जैसे ही रिटर्न करेगा तो क्या हो जाएगा, टॉप ऑफ द स्टैक से हट जाएगा, ठीक है। अब वो देखेगा टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या पड़ा है, फिब 2 पड़ा, तब देखो अब ये क्या करेगा, लाइन 2 से कॉल करेगा, लाइन 2 इसके लिए एग्जीक्यूट होगी, लाइन 2 से एग्जीक्यूट होगी तो किसको कॉल कर देगा, लाइन 2 से फिब 0 को। अब फिब 0 बेस केस से क्या रिटर्न कर देगा, बेस केस से रिटर्न कर देगा 0, और 0 किस में रिसीव होगा, बी नामक एक वेरिएबल में, क्यों, क्योंकि इसने लाइन 2 से कॉल करी थी फिब 0 को। फिर क्या करेगा, ये टॉप ऑफ द स्टैक से फिर से हट जाएगा, हमें पता ही है टॉप ऑफ द स्टैक से हट जाएगा। अब इसके लिए लाइन 3 एग्जीक्यूट होगी, लाइन 3 एग्जीक्यूट होगी तो क्या करेगा, ये लाइन 3 से एक फाइनल आंसर के वेरिएबल में a+b करेगा, की वैल्यू क्या 1, b की वैल्यू क्या 0, 1+0 दैट इज़ 1। अब लाइन 4 से, अब लाइन 4 एग्जीक्यूट होगी, लाइन 4 से रिटर्न कर देगा क्या, अब आपको पता ही है लाइन 4 से किधर रिटर्न कर देगा 1, दैट इज़ फाइनल आंसर रिटर्न कर रहा है ना, तो फाइनल आंसर रिटर्न कर देगा। और इसको कॉल किसने करी थी, फिब 3 ने, तो फिब 3 को रिटर्न करेगा, किस लाइन से कॉल करी थी, लाइन 1 से, तो ए में रिसीव हो जाएगा 1, ठीक है, और ये टॉप ऑफ द स्टैक से हट जाएगा। टॉप ऑफ द स्टैक से हट जाएगा। अब देखो, अब इसके लिए लाइन 2 एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि लाइन 1 तो एग्जीक्यूट हो चुकी है, लाइन 2 एग्जीक्यूट होगी तो किसको कॉल कर लेगा, फिब 1 को कॉल कर लेगा, राइट, लाइन 2 से। तो यहाँ पे n= क्या हो चुका है, n=1 हो चुका है, और ये इसके लिए बेस केस चलेगा तो बेस केस से रिटर्न कर देगा क्या 1। अब जैसे ही बेस केसेस ने रिटर्न किया तो लाइन 2 ने कॉल करी थी बी का, तो ये लाइन 2 ने कॉल करी थी बी, लाइन 2 सॉल्व किया है तो लाइन 2 का आंसर किस वेरिएबल में स्टोर होता है, बी में, तो b=1। अब और टॉप ऑफ द स्टैक से ये भी हट जाएगा, जरा देखिए टॉप ऑफ द स्टैक से हट गया। अब इसके लिए लाइन 3 एग्जीक्यूट होगी, लाइन 3 से क्या करता है, देखो एक फाइनल आंसर का वेरिएबल बनाता है, 1+1 दैट इज़ 2 करता है, और लाइन फिर अब लाइन 3 चल गई, अब लाइन 4 से क्या रिटर्न करेगा, बी, बी में स्टोर क्या करेगा 2, फाइनल आंसर रिटर्न करा तो दैट इज़ 2 हमने स्टोर कर लिया, और ये क्या होगा, टॉप ऑफ द स्टैक से हट जाएगा, क्योंकि अब इसने इसके लिए सारी लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी है, पूरा फंक्शन चल चुका है, तो पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है तब हट जाता है, ठीक है, जब भी रिटर्न कर दे वो। तो देखो इसके लिए लाइन 1 चल गई, लाइन 2 चल गई, टॉप ऑफ द स्टैक पे फिब 5 पड़ा, अब इसके लिए लाइन 3 चलेगी, लाइन 3 से क्या करेगा, फाइनल आंसर एक वेरिएबल बनाएगा, और 3+2 दैट इज़ 5 करेगा, और फिर अब इसके लिए लाइन 4 चलेगी, लाइन 4 से फाइनल आंसर रिटर्न कर देगा किसको, फिर मेन फंक्शन को,
अब मेन फंक्शन फिर से आपने प्रिंट करा रखा होगा तो प्रिंट कर देगा, दैट इज़ व्हाट 5। ठीक है, अब देखिए अब फिर 5 ने रिटर्न कर दिया तो फिर 5 एग्जीक्यूट हो जाएगा यहाँ से, ओ सॉरी पॉप हो जाएगा। ठीक है, ये पॉप हो गया। अब मेन फंक्शन ने कॉल करी थी, मान लो फिर 5 कॉल करी थी मेन फंक्शन ने, और वो आंसर स्टोर करा रहा है कॉल नामक वेरिएबल में। लेट्स अज्यूम, मान लेते हैं कॉल नामक वेरिएबल में आंसर स्टोर करवा रहा है, तो फिर 5 कॉल में 5 स्टोर हो जाएगा और सिस्टम में हम प्रिंट करवा देंगे। अब मेन फंक्शन भी पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मेन फंक्शन भी अगर पूरा एग्जीक्यूट हो गया तो वो हो जाएगा पॉप। लीजिए पॉप, अब प्रिंट हो चुका है आपका 5। क्या फिफ्थ फिबोनाची नंबर 5 था? देखिए ज़रा, फिफ्थ फिबोनाची नंबर हमारा 5 था जी, बिल्कुल था। तो आपको शायद समझ में आया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से बस बेस के सब एक और चेंज करना है, व्हाट n इक्वल टू 1, और रिटर्न क्या करना है n। अब देखिएगा यहाँ पे ये चल जाएगा। देखिए ये चल रहा है। अब इसको सबमिट करके देखिए, तो ये आपका सबमिट भी हो रहा है। बट अब पॉइंट आता है कि भैया क्या मैं इतना बड़ा ड्राई रन करता रहूँगा क्या बार बार स्टैक में डाल के? तो नहीं, हम अब इसके लिए, अब इसको ड्राई रन करने के लिए अब हम सीखते हैं, हम देखते हैं कि हम इसको ड्राई रन एक्चुअल में करेंगे कैसे। ठीक है, तो इस ये कोड हमारा वर्किंग है, इसको उठा के ले आते हैं। एक्चुअल में हम लोग अब यहाँ पे सीखेंगे यूलर ट्री का कंसेप्ट। ठीक है, यूलर ट्री का कंसेप्ट कि देखो स्टैक में तो ड्राई रन करना बहुत टफ है, क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स कोड होगा तो आप ड्राई रन कर ही नहीं पाओगे। तो हम यहाँ पे वहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, यूलर ट्री। तो अब एक काम करते हैं, मैं फोर्थ फिबोनाची नंबर ही निकाल के लाता हूँ। लेट्स अज्यूम, अब देखो यहाँ पे आपको फिर 4 ही निकालना है, आपको फिर 4 निकालना है। ठीक है, तब देखो आपके पास पास हुआ 54, आपके पास पास हुआ 54। अब आपके, अब देखो अब इसको स्टैक को हम यूलर ट्री के डायग्राम में वो कर रहे हैं। अब देखो 54 के लिए क्या, देखो वो सबसे पहले बेस केस चलेगा, बेस केस चला, उसने बोला क्या मैं n इक्वल टू 1 हूँ, क्या n इक्वल टू 0 हूँ, तो बोलेगा नहीं। तो 54 किसको कॉल कर लेगा? देखो अब इसके लिए लाइन 1 से अब इसने इसको किसको कॉल कर ली, इसको ही बोल देते हैं, इसको तो हम बेस केस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको हम बोल रहे हैं लाइन 1, इसको हम बोल रहे हैं लाइन 2, इसको हम बोल रहे हैं लाइन 3, और आपको पता है इसको हम बोल रहे हैं लाइन 4। ठीक है, अच्छा अब एक काम करिए, मैंने आपको लाइंस कम करना सिखाई थी राइट? तो अब जरा देखिए, ए में आपका किसकी वैल्यू है, फिर n-1 की है। तो अब एक काम करिए, फिर n-1, चलिए पहले इसको ड्राई रन ही कर लेते हैं। फिर 4 ने किसको कॉल कर दी लाइन 1 से, फिर 4 कर देगा लाइन 1 से कॉल फिर 3 को। दिस इज यूलर ट्री। अब देखो ट्री के डायग्राम में बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिर 3 अब टॉप ऑफ द स्टैक पे आ जाएगा। फिर 3 अब लाइन, फिर 3 के लिए बेस केस चलेगा, बेस केस नहीं चला, वो उसमें गया नहीं क्योंकि n इक्वल टू 3 है यहाँ पे। फिर वो क्या करेगा, लाइन 1 से अगेन किसको कॉल कर देगा, फिर 2 को, राइट? अब देखिए यहाँ पे अब n इक्वल टू 2 हो गया। अब ये क्या करेगा, देखो बेस केस के लिए चलेगा नहीं, अभी फिर किसको कॉल कर देगा, फिर 1 को। अब देखिए n इक्वल टू 1 हो गया। अब इसके लिए बेस केस चलेगा, बेस केस चलेगा तो अभी किस में रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न करेगा 1। किसको, फिर 2 ने इसको कॉल करी थी। देखो ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैंने कॉल करी है किसी को। तो यहाँ पे आ गया 1 रिटर्न हो गया। और 1 किस में रिसीव होगा, ए नामक एक वेरिएबल में। लाइन 1 का, लाइन 1 से फिर 1 को कॉल करिए। अब इसके लिए लाइन 2 चलेगा, फिर 2 के लिए यहाँ पे आ जाएगा फिर 0। अब इस ये भी बेस केस से रिटर्न कर देगा, क्या हमें पता है, ये बेस केस से रिटर्न कर देगा 0। अब इसने बेस केस से 0 रिटर्न कर दिया, तो किसको रिटर्न किया, फिर 2 ने कॉल करी है ना फिर 0 को, तो इसने रिटर्न कर दिया बी में 0। ठीक है, अब फिर 2 के लिए लाइन 3 चलेगी। अब जैसी लाइन 3 चली, अब जरा यहाँ पे देखिए लाइन 3 जैसी चली तो वो a प्लस बी, उसने किया 1 प्लस 0 दैट इज़ 1। अब इसके लिए 1, उसने एक फाइनल आंसर एक नेम के वेरिएबल में क्या कर लिया, 1 प्लस 0 दैट इज़ 1, और उसको रिटर्न कर दिया किसको, लाइन 4 से उसने रिटर्न कर दिया इसको फिर 3 को, क्योंकि फिर 2 को किसने इस बार कॉल करी, देखो ये अब पता लग रहा है, एरो डायग्राम से पता लग रहा है फिर 2 को किसने कॉल करी है, फिर 3 ने कॉल करी है। पहले स्टैक में तो हमारे टॉप पे पड़ा रहता था। अब इसके लिए लाइन 1 एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब देखो लाइन 1 से इसने फिर 2 को कॉल करी थी ना, तो इसका आंसर फाइनल आंसर वाला किस में स्टोर होगा, a=1 में। अब जरा यहाँ पे देखिए, अब इसके लिए लाइन 1 एग्जीक्यूट होगी, तो अब इसके लिए लाइन 2 एग्जीक्यूट होगी। अब लाइन 2 एग्जीक्यूट होगी दैट इज फिब 1, फिब 1 बेस केस से क्या रिटर्न कर देगा, 0।
अब ये लाइन 2 से फिब 0 को कॉल किया था उसने, तो लाइन 2 इसका आंसर किस में आएगा, बी इक्वल टू 0 में, राइट। आपको पता लग गया बी इक्वल टू 0 में। अब लाइन 3 से क्या करेगा, ए प्लस 0 और एक फाइनल आंसर का एक वेरिएबल बनाएगा, उसमें ए प्लस 0 दैट इज 1 प्लस 0 दैट इज 1, ठीक है। फिब 3 हमारा 1 है और वो लाइन 4 से, अब लाइन 4 एग्जीक्यूट होगी और लाइन 4 से रिटर्न कर देगा किसको, फिब 4 को, राइट। फिब 4 को उसने क्या रिटर्न कर दिया, उसने 1, और 1 फिब 4 को किसने कॉल करी थी, फिब 3 को किसने कॉल करी थी, फिब 4 ने, तो इसलिए उसने रिटर्न कर दिया। और लाइन 1 से कॉल करी थी, तो लाइन 1 का आंसर किस में स्टोर होता है, इक्वल टू 1 में स्टोर हो जाएगा। अब आपको पता है इधर लाइन 1 चली है बस, अब इधर लाइन 2 चलेगी। फिब 4 क्या करेगा, किसको कॉल करेगा, फिब 2 को कॉल करेगा। अब फिब 2 आ गया अब आपके टॉप ऑफ द स्टैक पे, क्योंकि देखो ये कॉल अब पूरी सॉल्व होके आ चुकी है। लेफ्ट कॉल से आपका आंसर क्या है, ए इक्वल टू 1, सबसे पहले लेफ्ट कॉल लगी तो लेफ्ट कॉल पूरी सॉल्व होके आई। अब फिब 2, अब देखो राइट कॉल सॉल्व हो गया फिब 2, अब इसके लिए बेस केस तो चलेगा नहीं, अब लाइन 1 चलेगा। लाइन 1 से किसको कॉल करेगा, फिब 1 में, फिब 1 को। अब हमें पता है फिब 1 किस क्या रिटर्न करेगा, दैट इज 0, और इसका आंसर किस में स्टोर होगा, ए इक्वल टू 0 में। अब ये लाइन 1 चल गई, अब इसके लिए लाइन 2 चलेगी, लाइन 2 चलेगी तो ये किसको कॉल करेगा, फिब 0 को, और ये क्या करेगा, रिटर्न फिर से अगेन फिब 0 क्या, सॉरी फिब 1 है तो ये इक्वल टू 1 रिटर्न करेगा ना, तो मैंने गलती से 0 लिख दिया, तो इक्वल टू 1 रिसीव होगा। अब फिब 0 इसने कॉल किया तो ये रिटर्न करेगा 0, 0 किस में स्टोर होगा, फिब 2 के लाइन 2 यानी बी नामक वेरिएबल में, दैट इज 0। अब इसके लिए लाइन 3 चलेगी, लाइन 3 चली तो ए प्लस बी दैट इज 1, और उसने फाइनल आंसर का वेरिएबल बना के क्या कर लिया, 1 रिटर्न कर लिया, 1 स्टोर कर लिया। और लाइन 4 से अब इसने क्या कर दिया, फाइनल आंसर को रिटर्न, किसको रिटर्न करेगा, फिब 4 को। फिब 4 को किसने, क्योंकि फिब 2 को इस बार फिब 4 ने कॉल करी है, तो लाइन 2 से कॉल करी थी तो बी में क्या स्टोर हो जाएगा, दैट इज आपका 1। अब लाइन 3 से ए प्लस बी होगा, दैट इज 1 प्लस 1 दैट इज 2, और लाइन 4 से ये रिटर्न कर देगा मेन फंक्शन को, दैट इज 2। अब देखिए क्या फोर्थ फिबोनाची नंबर 2 होता है, देखिए फोर्थ फिबोनाची नंबर 0 1 2 3 4, हमने थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है कहीं पे, तो यहाँ से 1 प्लस 0 दैट इज़ 1, और फिर यहाँ से आया, ओहो यहाँ से हमने 0 रिटर्न कर दिया जो कि गलत है, फिर 1 रिटर्न होगा, तो 1 प्लस 1 दैट इज़ फाइनल आंसर में आपका 2 आने वाला है, ठीक है। देखो इसने रिटर्न करेगा यहाँ पे फाइनल आंसर में लाइन 3 में 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2 रिटर्न करेगा, 2 स्टोर होगा ए इक्वल टू 2 पे, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, मैंने जल्दी में 0 रिटर्न कर दिया था। तो अब ये 2 प्लस 1 होगा, तो 2 प्लस 1 होता है 3, और यहाँ से 3 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये स्टैक डायग्राम कितनी तेज, यूलर ट्री डायग्राम कितनी तेज चला है। और अगर आप, मैं इसको थोड़ा क्लीन कर दूँ, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 हटा दूँ, तो एक बार ज़रा देखिए क्या हो रहा था। आपने 2 कॉल करी है ना, जरा कोड में देखिएगा, आपने 2 कॉल करी है, तो हर एक से 2 कॉल निकल रही है, देखो 2 लाइन्स निकल रही है, इधर से भी 2 लाइन्स निकल रही है, फिर 2 से भी 2 लाइन्स निकल रही है, जब तक बेस के सेट नहीं हो रहा, इधर से भी 2 लाइन निकल रही है, इधर से भी, हर जगह से 2 लाइन निकल रही है। तो अगर मेरे को फिब 5 सॉल्व करना होगा तो आप देखिए फिब 4 और फिब 3 निकलेगा, फिब 4 सॉल्व करना होगा तो फिब 3 और फिब 2 निकलेगा, राइट। आपको पता ही है क्योंकि देखो 2 कॉल्स लग रही है, देखो अब जरा यहाँ से देखिए, पहले लेफ्ट कॉल, सो बेशक पहले लेफ्ट कॉल सॉल्व होके आएगी, फिर राइट कॉल लगेगी, दिस वन इज लेफ्ट कॉल दिस वन इज राइट कॉल, है ना, आपको पता है। लेकिन देखो हर एक लेयर से 2 कॉल लग रही है क्या, फिब 4 से 2 कॉल निकली, फिब 3 से 2 कॉल निकली, फिब 2 से 2 कॉल निकली, फिब 2 से 2 कॉल निकली अगेन, ठीक है, सबसे 2 कॉल निकल रही है ना। तो अब देखो मान लो फिब 5 मुझे सॉल्व करना है, तो फास्टली मैं कैसे सॉल्व करूंगा, देखो अब मुझे पता है हर एक से 2 2 कॉल निकली, क्योंकि 2 कॉल लगी, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 कॉल लगी है तो 2 निकल रही है, अगर 3 लगती तो 3 निकलती। तो देखो फिब 3 किसको कॉल कर देगा, हमें पता है फिब 2, और ये किसको कॉल कर देगा, फिब 1 को। अब फिब 2 किसको कॉल कर देगा, फिब 2 कॉल कर देगा किसको, अब हम इस किसके लिए स्टोर कर रहे हैं, फिब 5 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ये स्टोर कर देगा फिब 0 को। अब हमें पता है कि ये फिब 0 बेस के सेट हो चुका है, तो यहाँ से ये रिटर्न करेगा 0 किसको, फिब 2 को, ये रिटर्न करेगा किसको, 1, तो 1 प्लस 0 दैट इज़ 1, और ये 1 किसको रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा 1। यहाँ से देखो लाइन लेफ्ट कॉल से 1 आया, फिर हमें राइट कॉल से ये भी बेस के सेट हो गया, दैट इज़ 1, देखो दैट इज़ 1, 1 प्लस 2 2। अब देखो इसके लिए सारी कॉल एग्जीक्यूट होगी, तो ये किसको क्या रिटर्न करेगा, दैट इज़, इसके लिए भी देखो अब यहाँ से भी 2 कॉल निकली होंगी,
यहाँ से भी मैंने सारी कॉल्स अभी दिखाई नहीं है, fib1 fib0, अब यहाँ पे fib3 है तो fib3 से भी 2 कॉल निकली होगी, fib2 fib1, fib2 से फिर से अगेन 2 कॉल, fib1 fib0। ठीक है, ये आपका पूरा ट्री बना होगा। देखिए अब यहाँ से 1 + 1 दैट इज 2, ये fib4 fib3 को किसने कॉल करी, fib4 ने, यहाँ पे लेफ्ट से आया इसके पास 2। अब देखो यहाँ से देखो fib2 गया है, fib1 यहाँ से क्या रिटर्न करेगा 1, यहाँ से रिटर्न करेगा 0, 1 + 0 दैट इज 0, 1 + 0 दैट इज 1, 1 किसको रिटर्न करेगा, अब ये अगेन रिटर्न कर देगा किसको 1, fib4 को इस बार fib2 ने कॉल करी तो 2 + 1 दैट इज 3, अब ये 3 रिटर्न करेगा किसको, fib5 को। अब देखिए यहाँ से, अब देखिए यहाँ से, यहाँ पे बेस केस हो चुका है, सबसे देखो ऊपर से सॉल्व होना स्टार्ट हो रहा है, 1 0, 1 + 0 दैट इज 1, इसने इसको रिटर्न किया fib3 को 1, ठीक है, और fib1 यहाँ से इसने रिटर्न कर दिया 1, तो 1 + 1 दैट इज 2। देखो लेफ्ट और राइट कॉल हम देखो, ये लेफ्ट कॉल है और ये राइट कॉल है, लेफ्ट और राइट कॉल को एट द एंड ऐड ही कर रहे हैं ना हम लोग, तो 1 + 1 दैट इज 2, अब ये 2 रिटर्न कर देगा किसको 2, 3 + 2 अब हो जाएगा। देखो इन दोनों का लेफ्ट और राइट कॉल को हम ऐड ही कर रहे हैं ना, देखो ये लेफ्ट कॉल है, ये राइट कॉल, उसको हम ऐड कर रहे हैं, 3 + 2 दैट इज 5, अब ये 5 रिटर्न कर देगा, फाइनल आंसर दैट इज, देखो फिफ्थ फिबोनाची नंबर 5 होता है। देखो इस बार ट्री डायग्राम कितनी जल्दी सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो अभी मैं फिफ्थ वाला भी हटा ही देता हूँ, आपको पता लगे कैसे ड्राई रन होगा, ऐसे हमें फास्टली ड्राई रन करना है। तो हमारा ट्री एक्चुअल में बना कैसे है, मैं फिफ्थ 5 नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे ही लिख रहा हूँ 4 3 3 2 3 2 1 2 1 2 1 0। अब जरा यहाँ पे ही देखिएगा 1 0, और ये तो बेस केस है, यहाँ से तो कुछ कॉल नहीं होगी, ये करेगा 1 और ये कॉल करेगा 0 को, राइट, बस 1 0 1 0 तक चलता रहेगा। लेकिन अब जरा यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जब भी आपने देखिए 3 को कितनी बार कॉल करी, 3 को कॉल करी आपने एक बार, यहाँ पे 2 बार, और 3 देखो जब भी ये जो एरो डायग्राम जो भी बन रहा है, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि आप सॉल्व करके आए हो। 2 देखना जरा कितनी बार कॉल है, 2 1 2 3, देखिए, और आप 2 को कितनी बार सॉल्व कर चुके हो, 2 को आपने एक बार सॉल्व किया, 2 बार सॉल्व किया, 3 बार सॉल्व किया, 3 को आपने कितनी बार सॉल्व किया, एक बार सॉल्व किया, 2 बार सॉल्व किया, राइट। अब अभी आपका डायग्राम तो 5 5 तक है, अगर मान लो डायग्राम आपका और बड़ा होता है, जैसे मान लो 6 निकालना होता, 6 के लिए मुझे 5th और 4th फिबोनाची की जरूरत पड़ती, 5th के लिए मुझे 4th और 3rd की जरूरत पड़ती, 4th के लिए मुझे 3rd और 2nd की जरूरत पड़ती, 3rd के लिए मुझे 2nd और 1 की जरूरत पड़ती, इस 2nd के लिए मुझे 1 और 0 की ज़रूरत पड़ती, राइट, इस 2nd के लिए मुझे 1 और 0 फिबोनाची की ज़रूरत पड़ती, इसके लिए 2, इसके लिए अगेन 1, इसके लिए 2 1 और 0, इस 4 के लिए, अब इस 4 के लिए भी ज़रूरत पड़ती 3 दैट इज़ 2, ये 3, ये कॉल कर रहे होते, मैं कॉल दिखा रहा हूँ, देखो 1 और 0, इस 2 से भी दो रेज निकलेंगे 1 और दैट इज़ 0, ये थोड़ा सा हो गया। लेकिन इट मीन्स, अब जरा आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपने 2 को कितनी बार सॉल्व किया, एक बार, फिर 6 निकालने के लिए 2 बार, 3 बार, 4 बार आप सॉल्व करके ला रहे होगे, और ये 5 बार आपने सॉल्व किया, 5 बार आपने सॉल्व किया सेम प्रॉब्लम को। क्या सेकंड फिबोनाची नंबर कभी चेंज होने वाला है क्या, नहीं होने वाला। अब यहाँ पे देखिए थर्ड फिबोनाची नंबर, एक बार, 2 बार, 3 बार। अब फोर्थ फिबोनाची नंबर देखिए आप, 6 फिबोनाची नंबर निकालने के लिए फोर्थ फिबोनाची नंबर को भी आप 2 बार सॉल्व कर चुके हो। तो यहाँ पे आता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट, कि जब आप किसी भी प्रॉब्लम को एक बार सॉल्व कर चुके हो, तो अब दोबारा सॉल्व क्यों कर रहे हो, उसका आंसर स्टोर कर लो ना, उसका आंसर तो कभी चेंज नहीं होने वाला। इन सिंपल टर्म दिस इज द डायनेमिक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। कहीं पे भी आप स्टोर कर सकते हो, कहीं पे भी आप स्टोर कर सकते हो, राइट। कि मान लो, अब आपको ये बात समझ में आई, दिस इज द डायनेमिक, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। तो ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखिए, एक बारी मैं आपको डेफिनेशन लिख के दिखाता हूँ, व्हाट इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन क्या है। दिस इज द डेफिनेशन, अब आप इसको पढ़िए एक बार।
Dynamic programming is a technique used to solve problems by breaking them into smaller overlapping subproblems, solving each subproblem only once and storing their results. ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखिए, जब मैं यहाँ पे ये देखो, पहले तो देखो सिक्स फिबोनाची नंबर निकालना, तो मैंने फिफ्थ और फोर्थ को तोड़ा। स्मॉलर देखो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन स्मॉलर प्रॉब्लम में मैं तोड़ रहा हूँ ना, सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय ब्रेकिंग देम इनटू स्मॉलर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। तो दिस वन इज कॉल्ड ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। क्या ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स है? देखो 4 को मैं कितनी बार सॉल्व कर रहा हूँ, अगर मैं डीपी नहीं लगाता हूँ तो फ्री नॉर्मल रिकर्जन से 4 को एक बार सॉल्व किया, 2 बार सॉल्व किया, 3 को 1 2 3 बार सॉल्व किया, 2 को मैंने 1 2 3 4 5 बार सॉल्व किया, और ऐसी 7 फिबोनाची नंबर निकाला तो पता नहीं कितनी कितनी बार मैं सॉल्व करता। तो इससे बढ़िया मैं एक कहीं पे स्टोर करवा लूँ अपने आंसर को। तो अब यहाँ पे ज़रा गौर से देखिए, मैं अब एक काम करता हूँ, एक डीपी एरे बनाता हूँ, डीपी एरे बनाता हूँ कितने साइज़ का? n+1 साइज़ का। देखो जैसे मैं फिफ्थ फिबोनाची नंबर निकाल रहा था ना, तो 0 1 2 3 4 और 5, ये तो मैंने सिक्स्थ आपको दिखाया कि देखो कितनी ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स है। तो वो देखो डेफिनेशन भी यही बोल रही है, डेफिनेशन भी क्या बोल रही है कि आप अगर आप एक बार सॉल्व कर चुके हो तो उसको आपको कहीं पे आंसर स्टोर कर लो, राइट। ठीक है, अब वही हम करेंगे, राइट। तो एक बार देखते हैं, एक बार इसको देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखिए जो मैं बताना चाहता हूँ कि अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग तो आपको समझ में आ गई कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग किस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में लगेगी। अगर आपके पास रिपीटिंग सब प्रॉब्लम्स है तो आप उसको स्टोर कर सकते हो। तो ठीक है, अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी सॉल्व करने के दो तरीके हैं। डायनेमिक प्रोग्रामिंग सॉल्व करने के आपके पास दो तरीके हैं। वो दो तरीके क्या है? ये लिख दिया मैंने डायनेमिक प्रोग्रामिंग थोड़ी घटिया राइटिंग में। तो वो दो तरीके क्या है, देखो जरा। पहला तरीका होता है, आपने सुना होगा बहुत, मेमोराइजेशन। ये होता है टैबुलेशन। एक तरीका होता है टैबुलेशन, इसको हम बॉटम अप अप्रोच भी बोलते हैं। बॉटम अप अप्रोच, इसको हम बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच। मेमोराइजेशन में जो कंसेप्ट यूज हो रहा होता है वो रिकर्जन का हो रहा होता है। इधर हम रिकर्जन से मेमोराइज कर रहे होते हैं, इधर हम लिख रहे होते हैं आइटरेटिव अप्रोच। ठीक है, हम सारी अप्रोच देखेंगे। मेनली डीपी को दो तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, दैट इज बॉटम अप अप्रोच एंड टॉप डाउन अप्रोच। दैट इज मेमोराइजेशन एंड टेबुलेशन। मेन जो डेफिनेशन है दैट इज मेमोराइजेशन एंड दैट इज टेबुलेशन। अब देखते हैं मेमोराइजेशन है क्या। एक बार मैं थोड़ा सा कोड लिखता हूँ। तो एक बार मैं ज़रा सा कोड लिखता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि इस बार इसके लिए मुझे एक अलग से फंक्शन बनाना पड़ेगा। पब्लिक पब्लिक इंट हेल्पर। चलो एक बार मैं पहले आपको कंसेप्ट ही समझा देता हूँ। ठीक है, अब आपको लेट्स अज्यूम, मान लो फिफ्थ फिबोनाची नंबर निकालना है। तो जो आपका कोड था, जो आपका पहले कोड था उसको लेके आते हैं। देखो यही कोड को अब हम ड्राई रन करेंगे, बट इस बार हम डीपी के थ्रू ड्राई रन करेंगे। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। और आपको पता है हर एक से दो दो कॉल लगने वाली है अब, तो उसको हम ज़्यादा खिचड़ी नहीं पचाएंगे। देखो अब आपको फिफ्थ फिफ्थ फिबोनाची नंबर निकालना है। तो फिफ्थ फिबोनाची नंबर निकालने के लिए आपने फोर्थ को कॉल करी। ठीक है, फोर्थ ने कॉल करी किसको? लाइन वन से थर्ड को। थर्ड ने कॉल करी किसको? सेकंड को। सेकंड ने कॉल करी किसको? वन को। ठीक है, अब वन ने क्या कर दिया? वन ने रिटर्न कर दिया, दैट इज वन ने रिटर्न कर दिया इसको वन। ठीक है, अब इसने फिर किसको कॉल करी? दैट इज ज़ीरो को। अब ज़ीरो ने इसको क्या रिटर्न कर दिया? दैट इज ज़ीरो रिटर्न कर दिया। अब वन प्लस ज़ीरो दैट इज टू। ठीक है, वन प्लस ज़ीरो दैट इज वन। इसने रिटर्न कर दिया थ्री को। अब थ्री के लिए कॉल लगेगी, किसको कॉल लगेगी थ्री के लिए? वन को। ठीक है, लाइन टू से वन को कॉल लगेगी। अब लाइन वन से क्या होगा रिटर्न? दैट इज़ ज़ीरो। ठीक है, ओ लाइन वन से फिर से अगेन वही मिस्टेक। लाइन वन से ये
रिटर्न करेगा 1, दैट इज़ 1 + 1 दैट इज़ 2। तो 1 + 1 दैट इज़ 2। अब 3 सॉल्व हो चुका है। अब जरा यहाँ पे देखिए, ये इसको रिटर्न करेगा 2, ठीक है। अब ये किसको कॉल करेगा, ये कॉल करेगा, अब यहाँ पे देखिए 2 को। 2 देखो मैं एक बार सॉल्व करके आ चुका हूँ, 2 का आंसर क्या था, 2 1 रिटर्न कर रहा था यानी 1। तो यहाँ से अब ये कंसेप्ट आता है, डीपी क्या बोलता है मेमोराइजेशन, कि आप एक काम करो, जब आप एक बार सॉल्व कर चुके हो तो आप दूसरी बार सॉल्व क्यों करो। अगर मैं नॉर्मल रिकर्जन लगाता तो इसको सॉल्व करके लाता। अब मैं क्या करूँगा, एक एरे बना लूँगा। एक एरे कितने लेंथ का बना लूँगा, n+1 लेंथ का एक एरे बनाऊंगा। जब देखिए हम 5th फिबोनाची नंबर सॉल्व कर रहे हैं तो 6 लेंथ का एक एरे बनाएंगे, 0 1 2 4 5 6, और सबको इनिशियलाइज करवा लूँगा -1 से, ठीक है। -1 क्या रिप्रेजेंट करेगा कि मैंने अभी किसी भी को भी सॉल्व नहीं किया है, -1 से सबको मैंने स्टोर करवा लिया। अब देखिए ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5th फिबोनाची नंबर, यहाँ पे रिजल्ट स्टोर करूँगा। तो देखो मैं एक बार सेकंड जब मैं सॉल्व करके आ चुका हूँ, जब मैं सेकंड प्रॉब्लम को जब मैं सॉल्व करके आ चुका हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, सेकंड का आंसर स्टोर करवा लेता हूँ ना। हमें पता है सेकंड का आंसर क्या है, जो रिकर्जन ने मुझे ला के दिया, दैट इज़ 1। मैंने उसको स्टोर करवा लिया, दैट इज़ 1, ठीक है। अब अगली बार देखो मैंने अभी स्टोर करवा लिया। जैसे ही मैंने देखो सेकंड को जब मैं सॉल्व कर चुका था, तो स्टोर कहाँ पे करवाऊंगा, यहाँ पे एक स्टोर करवाऊंगा। देखो स्टोर मेरे को यहाँ पे करवाना पड़ेगा, राइट। क्यों यहाँ पे स्टोर करवाना पड़ेगा, क्योंकि देखो फिब 2 कभी सॉल्व हो क्या आया होगा, तो फाइनल आंसर यहाँ पे बनता है। तो फाइनल आंसर को किसी एरे में स्टोर करवाऊंगा ना, और किस इंडेक्स पे स्टोर करवाऊंगा। जैसे देखो 2 है ना, तो सेकंड इंडेक्स पे मैं स्टोर करवा रहा हूँ, तो यानी मैं किस पे स्टोर करवाऊंगा, डीपी ऑफ एन पे स्टोर करवा लूंगा। व्हाट, देखो डीपी ऑफ एन यानी डीपी ऑफ 2 एन, इधर 2 था, इधर n = 5 है, तो इधर n = 4 है, इधर n = 3, इधर n = 2 है। तो डीपी ऑफ n में मैं क्या स्टोर करा लूंगा, फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर स्टोर हो गया, दैट इज 1। एक बार ये आप कोड देखिएगा, अभी कोड में समझ में आएगा। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैंने अब 2 को कॉल किया, तो मैं वो यहाँ से मैं क्या रिटर्न कर दूंगा। देखो 3 भी सॉल्व हो चुका है, 3 भी सॉल्व हो चुका है पहले, तो 3 को भी मैंने स्टोर करवा लिया, दैट इज 2, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, अब मैं चेक करूंगा क्या मैं 2 को मैं पहले कभी सॉल्व कर चुका हूँ। तो इट मीन्स मैं कैसे चेक करूंगा कि डीपी, अभी देखो n मेरा 2 है, तो डीपी ऑफ n डज नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए ना। अगर -1 है, इट मीन्स कि मैं इसको सॉल्व कर चुका हूँ। तो देखो हाँ जी मैं इसको सॉल्व कर चुका हूँ, बोलेगा हाँ जी आप 2 को पहले सॉल्व कर चुके हो, तो आप डायरेक्ट यहीं से आप कॉल मत करो, डायरेक्ट यहाँ से 1 रिटर्न कर दो। तो 2 + 1 दैट इज 3। अब देखो 4 सॉल्व हो चुका है, 4 सॉल्व हो चुका है, 2 + 1 दैट इज 3, 2 + 1 दैट इज 3। ये किस लाइन ने दिया है, लाइन 3 ने दिया है, लाइन 3 ने। तो अब 4 सॉल्व हो चुका है, 4 सॉल्व हो चुका है यानी 3। तो मैं डीपी ऑफ 4 में यानी डीपी ऑफ 4 में 3 स्टोर करवा लूँ ना, क्योंकि मैं सॉल्व कर चुका हूँ। तो फाइनल आंसर देखो यहाँ पे बन रहा है ना, 4 + 1 स्टोर तो यहाँ पे होगा ना, तो यानी मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डीपी ऑफ एन में मैं क्या स्टोर करवा लूँ, अपना फाइनल आंसर, राइट। इधर फाइनल आंसर के बाद, क्योंकि देखो यहाँ पे भी मैंने इसलिए बताया अभी 2 + 1 ये सॉल्व हुआ, ये किसने ऐड किया, इस लाइन 3 ने ऐड किया, 2 + 1 दैट इज 3। और जब मैं इसको 4 को सॉल्व कर चुका हूँ, तो मैं इधर डीपी ऑफ एन में फाइनल आंसर को स्टोर करवा लूंगा। मैंने जैसे ही स्टोर करवा लिया, अब अगली लाइन से मैं किसको कॉल करूंगा, 3 को कॉल करूंगा। 3 देखो 3 चेक करेगा। अब जैसे ही मैंने 3 को चेक किया, क्या वो पहले बेस केस में घुसा, सबसे पहले बेस केस में घुसेगा, ठीक है। आपको पता ही बेस केस में घुसा। जैसे ही अगर देखो, अगर इसके लिए मैंने लाइन 1 एग्जीक्यूट करवा दी, 3 को तो मैं सॉल्व कर चुका था, अगर मैंने इसके लिए लाइन 1 एग्जीक्यूट करवा दी, तो ये 2 और 1 ये सॉल्व करके लाएगा। आपको पता है कि लाइन 1 अगर देखो बेस केस के बाद वो लाइन 1 चेक करता है, बेस केस के बाद वो लाइन 1 चेक करेगा तो वो 2 को कॉल कर देगा। लेकिन देखो अगर मैं सॉल्व कर चुका हूँ, 3 को तो मैं पहले ही सॉल्व कर चुका हूँ, तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, देखो बेस केस के बाद ही हमें चेक करना पड़ेगा ना, यानी इधर इधर ही चेक करना पड़ेगा ना। देखो यहाँ पे थोड़ा सा बेस केस के बाद ही हमें चेक करना पड़ेगा ना। अगर इफ डीपी ऑफ एन हमारा डज नॉट इक्वल टू -1 है, तो आप क्या रिटर्न कर दो, रिटर्न सीधा आप डीपी ऑफ एन ही कर दो ना रिटर्न, क्योंकि डीपी ऑफ एन में आपका आंसर पड़ा है। तो यहीं पे चेक करूँगा। देखो 3 को मैं अगर मैं देखो 3 को अगर मैं यहाँ पे चेक नहीं करता, तो वो ए और बी को कॉल करता। अगर आपने ऊपर नहीं देखा तो जाके देखे, ए और बी को कॉल करता। लेकिन अब मैंने यहाँ पे ये चेक लगा दिया, क्या डीपी ऑफ एन में डज नॉट इक्वल टू -1 पड़ा है। देखो पहले तो मैं यहाँ पे स्टोर भी करवा लूँ, इस वाले के लिए 3 स्टोर करवा लिया। अब देखो डीपी ऑफ एन में क्या, जरा यहाँ पे चेक करिए कि डीपी ऑफ एन में क्या डज नॉट इक्वल टू -1 पड़ा है। बोलेगा हाँ जी -1 पड़ा है, तो क्या पड़ा है, तो आप रिटर्न कर दो 2, 2 रिटर्न कर दो। क्यों, क्योंकि डीपी ऑफ एन रिटर्न करो, डीपी ऑफ एन में पड़ा हुआ है, पहले ही पड़ा हुआ है कि आप 3 को सॉल्व कर चुके हो। तो आपने क्या करा इस बार, 3 + 2 दैट इज 5, ठीक है। अब देखो 3 + 2 दैट इज 5, फाइनल आंसर, फाइनल आंसर में आपने ये चेंज किया है। फाइनल आंसर आपका बन गया 5th फिबोनाची नंबर के लिए फाइनल आंसर आपका बन गया 5।
और अब आप क्या करोगे यहाँ पे डीपी ऑफ एन में, देखो ये वाली लाइन आप स्टोर करो ना, ये वाली लाइन भी एग्जीक्यूट कर रहे हो, डीपी ऑफ एन दैट इज फाइनल आंसर, दैट इज फाइनल आंसर, डीपी ऑफ एन में फाइनल आंसर आप स्टोर कर दोगे दैट इज 5, फिर जाके आप फाइनल आंसर रिटर्न कर रहे हो, फिर आपको फाइनल आंसर मिलेगा। ये आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको हल्का सा कोड समझ में ये आया होगा कि मैं ये कहाँ कहाँ पे स्टोर करूँगा। अब आपको देखना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे देखिए, जब मेमोराइजेशन है, अगर आपको अब देखो यहाँ पे आप सीखो, यहाँ पे अगर आपको अपने रिकर्सिव कोड को, अगर आपको अपने रिकर्सिव कोड को मेमोराइजेशन में कन्वर्ट करना है, अगर आपको अपने रिकर्सिव कोड को मेमोराइजेशन में कन्वर्ट करना है, तो आप एक डेटा स्ट्रक्चर लोगे जिसमें आप अपना आंसर स्टोर करवाओगे, ठीक है। और उसमें उसमें दो स्टेप्स और जुड़ जाएंगे रिकर्सिव कोड में। पहला क्या कि पहले कॉल लगाने से पहले, कॉल लगाने से पहले, कॉल लगाने से पहले आप चेक कर लो कि आपके डीपी एरे में -1 तो नहीं पड़ा, जो जिससे भी आपने इनिशियलाइज करवा रखा है। मान लो अगर आपने मैक्स से इनिशियलाइज करवा था तो वो चेक कर लो कि आपके डीपी ऑफ एन में -1 तो नहीं पड़ा। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने -1 से इनिशियलाइज करवा रखा था। -1 इज व्हाट इज -1 रिप्रेजेंटिंग, -1 इज रिप्रेजेंटिंग दैट आई हैव ऑलरेडी सॉल्व द सब प्रॉब्लम, ठीक है। अगर -1 नहीं पड़ा तो यहाँ से आप क्या रिटर्न कर दोगे, कॉल लगाने से पहले डीपी ऑफ एन। अगर -1 पड़ा है उसमें, अगर -1 पड़ा, देखो दो स्टेप और जुड़े, ये हो गया पहला स्टेप। अब सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप क्या है, अगर आपके डीपी एरे में -1 पड़ा है तो आप कॉल लगाओगे। कॉल लगाते तो आपका आंसर बन के आता है, जो भी आपका आंसर फाइनल आंसर बन के आया है, उस फाइनल आंसर को आप अपने डीपी एरे में स्टोर करोगे। जैसे इधर डीपी ऑफ एन में मैंने क्या स्टोर किया था, फाइनल आंसर, ठीक है। और फिर आप थर्ड स्टेप क्या, दो स्टेप मतलब फिर आप रिटर्न कर जाओगे सीधा डीपी ऑफ एन। फाइनल आंसर रिटर्न मत करो, आप रिटर्न करो डीपी ऑफ एन रिटर्न करो। ये थोड़ा अच्छा तरीका है। ये बात आपको समझ में आई। हाँ, रिकर्सिव कोड को अगर आपको चेंज करना है, मैं मिटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है, ये आपको देख लिए समझाने के लिए था कि ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स। डीपी की डेफिनेशन भी लिखी हुई है नीचे, आप पॉज करके लिख लीजिएगा। तो ये दो तरीके थे जो आपको याद रखने हैं। अगर आपको अपने रिकर्सिव कोड को मेमोराइजेशन में कन्वर्ट करना है तो आपको ये दो स्टेप्स चलने हैं, ठीक है। सिंपल ये दो स्टेप्स चलने हैं, सिंपल दो स्टेप्स। पहला स्टेप क्या कि आप कॉल लगाने से पहले चेक कर लो कि भाई अगर इसको सॉल्व करके आ चुका हूँ तो मैं रिटर्न कर दूँ वहीं से। क्योंकि कॉल लगाने से पहले मैं क्यों चेक कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने देखो कॉल लगाने से पहले चेक नहीं करी, देखो जैसे इधर का मैंने एग्जांपल दिया था, अगर मैंने डीपी ऑफ 3 में इधर सॉल्व कर चुका था, अब जब मैं इस वाले डीपी ऑफ 3 पे पहुंचा, अगर मैं कॉल लगाने से पहले चेक नहीं करता कि भाई मैंने अपना आंसर बना लिया क्या, पहले कभी सॉल्व किया है, तो ये क्या करता, लाइन 1 से 2 और 1 को कॉल कर देता, लाइन 2 और 3 से, 1 और 2 से। तो ये तो फिर से सॉल्व हो के आता। अगर मैं मान लो इसके बाद लिख देता, चाहे इन दोनों के बाद लिखता कि डीपी ऑफ एन डज नॉट इक्वल टू -1, ये तो फिर तो सॉल्व होकर ही आता। तो फ़ायदा क्या हुआ डीपी लगाने का, इसलिए इससे पहले हम चेक करेंगे, क्योंकि हमें पता है लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है। तो अब एक बार इसका कोड देख लीजिए डीपी का कैसे होगा। मैं इधर क्या करूँगा, एक इंट एन, एक मैंने डीपी एरे पास कर दिया इधर, ठीक है। सबसे पहले इफ़, हमें बेस केस तो पता है कि इफ़ एन इक्वल टू 0, और देखो थोड़ा सा मैं ऐसे भी लिख देता हूँ, अगर एन लेस देन इक्वल टू 1 है तो रिटर्न क्या कर दो, एन कर दो सीधा। और आप क्यों क्यों रिटर्न एन 1 कर रहे हो, देखो हमें पता है, इधर जरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाके देखो, कंस्ट्रेंट आपका एन 0 से ही स्टार्ट होगा, आपका एन कभी -1 नहीं हो सकता, क्योंकि देखो अगर एन -1 ही नहीं हो सकता इस केस में, तो मैं -1 रिटर्न करूँगा ही नहीं, रिटर्न, है ना। तो इसलिए मैं एक तो ये कंडीशन भी ट्रू हो सकती है, और जो हमने पहले लिखी थी हम सिंपल वही लिख लेते हैं। एक काम करते हैं, एन इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये मैंने रिटर्न कर दिया। मैं बेस केस के बाद मैं क्या चेक करूँगा, क्या मैंने डीपी ऑफ एन, जो भी नंबर जो भी मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, क्या मैं उसको पहले कभी सॉल्व कर चुका हूँ, उसमें क्या -1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं उसको पहले कभी सॉल्व नहीं करके आया हूँ। अगर -1 नहीं पड़ा तो इट मीन मैं उसको सॉल्व कर चुका हूँ, तो मैं वहीं से क्या रिटर्न कर दूंगा, डीपी ऑफ एन को, ठीक है। और इंट ए, अब मैं कॉल करूँगा, अगर मान लो -1 पड़ा है तो मैं इसको कॉल करूँगा, किसको, हेल्पर, इस बार हेल्पर n-1, अपने फंक्शन को कॉल करना और डीपी पास करके मैं कॉल करूँगा, इंट बी दैट इज़ हेल्पर n-2 डेट इज़ डीपी डाल के पास करूँगा।
है ना। और मैं अपना फाइनल आंसर क्या, मेरा फाइनल आंसर क्या बनेगा, रिकर्सिव कोड को ही मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, फाइनल आंसर क्या बना, दैट इज हमें पता है a प्लस बी। ठीक है, और मैं डी पी ऑफ एन में अब मैं स्टोर कर लूँगा जो मेरा फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर स्टोर भी तो कराना। अब मैं रिटर्न करूँगा डी पी ऑफ एन सीधा। ठीक है, अब मैं इधर कॉल कर लेता हूँ, इधर मैं कॉल कर लेता हूँ रिटर्न डी पी ऑफ, रिटर्न किसको, हेल्पर को कॉल कर लेता हूँ, और एन एन एथ फिबोनाची नंबर निकालना है, तो एन और डी पी एरे पास कर देता हूँ। अभी हमने डी पी एरे बनाया नहीं है तो इधर डी पी एरे बना लेते हैं, न्यू इंट। अब आप पूछोगे कि एन प्लस वन लेंथ का ही क्यों बनाया, आपको पता लग गया होगा एन प्लस वन लेंथ का क्यों बनाया, क्योंकि हमारा जो एरे है वो 0th इंडेक्स से स्टार्ट होता है, राइट। अगर एरे 0th इंडेक्स से स्टार्ट होता है और मुझे फिफ्थ 5 सॉल्व करना है तो फिफ्थ इंडेक्स पे मुझे फिफ्थ फिबोनाची नंबर रखना पड़ेगा। तो 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 + 1 + 5 6 लेंथ का बनाना पड़ेगा ना। देखो 6 लेंथ का बना तब जाके फिफ्थ से वो पाया है, मतलब उसके रिगार्डिंग उसके सेम वो आ चुका है, फिफ्थ के अकॉर्डिंग मेरे को रखना पड़ेगा। तो अब मैं एरेज डॉट फिल यूज़ करके डी पी कॉमा -1 मैं फिल कर लूँगा। अब इसको रन करके देखो क्या ये चलता है, देखिए बिल्कुल चल रहा है। अब इसको वो कर दीजिए सबमिट। देखिए इस बार पिछली बार 8 मिलीसेकंड लगभग लग रहे थे। वैसे तो डिलीट कोड के कंपाइलर पर ट्रस्ट मत करना, क्योंकि सेम ही कोड को आप रन करोगे तो कभी 4-5 मिलीसेकंड आएगा, क्योंकि वो सर्वर पे रन कर रहा होता है, और सर्वर अगर बिजी है तो आपका कोड थोड़ा धीरे चलेगा, अगर सर्वर अगर आपका खाली है तो थोड़ा और तेज चल जाएगा। तो लेकिन स्टिल अगर हम देखें तो डीपी लगाने से 0 मिलीसेकंड में सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक बार एनालाइज करते हैं, एक बार इसको और हल्का सा ड्राई रन करेंगे। थोड़ी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, क्योंकि अगली बार से अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो अगली बार से आपको बहुत ईजी हो जाएगा, कि अगली बार से आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब फटाफट मैं बता सकता हूँ। ठीक है, तो मैं सेम फिफ्थ 5 के लिए कॉल कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, एक डी पी एरे बना लिया। देखो इस लाइन से मैंने सबसे पहले डी पी एरे बना लिया। डी पी एरे किस लेंथ का बना लिया, n+1 लेंथ का। जैसे अगर मुझे फिफ्थ इधर फिफ्थ मिला है मेरे को, मान लो 5, इधर मुझे फिफ्थ फिबोनाची नंबर निकालना है, तो मैं 5+1 लेंथ का बना लूँगा। ज़ीरो 1 2 3 4 5, और सबको मैं किससे इनिशियलाइज करवा लूँगा, देखो एरेज डॉट फिल से -1 -1 -1 -1 -1 -1। और फिब ने किसको कॉल कर दी हमारे पास, हमें देखो फिब 5 सॉल्व करना था ना, F5 सॉल्व करना था। F5 ने किसको कॉल कर दिया, F5 ने कॉल कर दिया है हेल्पर को। हेल्पर क्या डाल के 5, -1 डाल 5, DP डाल के आपने कॉल कर दिया, राइट। देखो इस लाइन से 5, DP डाल के आपने कॉल कर दिया। अब हेल्पर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अब हमें पता है हेल्पर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, तो क्या n = 0 है, बोलेगा नहीं, n = 0 नहीं है, तो वो किसको कॉल करेगा, हेल्पर, हमें पता है 4, DP को कॉल करेगा। अब इसके लिए बेस केस एग्जीक्यूट होगा, क्या n = 0, क्या n = 1 है, नहीं। क्या अब देखो, क्या DP ऑफ 4 n = 4 है ना इधर, इस केस में इस लेवल पे n = हमारा 4 है। क्या DP ऑफ 4 में क्या -1 पड़ा है, तो बोले हाँ DP ऑफ 4 में -1 पड़ा है। इट मीन्स कि हम पहले कभी सॉल्व करके नहीं आ चुके हैं। तो मैं ये किसको कॉल कर देगा, हेल्पर 3, DP को, राइट। आपको पता ही है हेल्पर, देखो बेस केस नहीं चला। अब क्या चेक करेगा, क्या देखो अब वो चेक कर रहा है कि DP ऑफ 3 में क्या डज नॉट इक्वल टू -1 है, बोलेगा नहीं, बट यहाँ पे तो -1 पड़ा, इट मीन्स हमने कभी इसको सॉल्व नहीं किया। तो अब फिर से इससे किसको कॉल कर देगा, हेल्पर 2, DP को। अगेन अब आपको पता है सेम इस पर बेस केस भी नहीं चलेगा, और इस लाइन में इस वाले में भी नहीं घुसेगा, इसमें भी नहीं घुसेगा, तो किसको कॉल कर देगा, हेल्पर 1, DP को। अब इसने हेल्पर 1, DP को कॉल कर दिया, तो इसने क्या रिटर्न करेगा, बेस केस से रिटर्न करेगा, दैट इज, बताइए आपको क्या रिटर्न करेगा, 1, आपको पता है 1 रिटर्न करेगा, और ये किस में स्टोर होगा, ए वेरिएबल में। ठीक है, अब इसके लिए देखो यहाँ तक चल चुका है, आपको पता ही यहाँ तक चल चुका है, तो अब इसके लिए क्या चलेगी, लाइन बी चलेगी, हेल्पर 0, DP। ठीक है, अब ये बेस केस में, अब देखो बेस केस में क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न कर देगा दैट इज 0। अब जैसे इसने रिटर्न कर दिया दैट इज 0, देखिए जरा यहाँ पे, अब यहाँ पे जरा आप चेक करिएगा, जब इसने रिटर्न कर दिया 0, तो ये इस वाली लाइन से क्या होगा, 1 + 0 दैट इज 0 बन गया। अब मैं क्या करूँ, DP ऑफ 1 + 0, क्या हो गया, एडिशन को गलत कर रहा हूँ,
इसने क्या कर लिया 1 + 0 से 1 1 बना लिया फाइनल आंसर में। और डी पी ऑफ एन में यानी डी पी एन एन क्या है अभी हमारा 2, डी पी ऑफ 2 में क्या स्टोर हो जाएगा दैट इज़ 1। जरा देखिए यहाँ से 1 आपका स्टोर हो गया राइट। और फिर रिटर्न क्या कर देगा डी पी ऑफ एन, डी पी ऑफ एन में क्या पड़ा 1, तो इसने रिटर्न कर दिया इसको क्या 1 रिटर्न कर दिया। लेफ्ट से आपका बन क्या है 1। अब ये कॉल करेगा किसको, ये कॉल करेगा हेल्पर, क्योंकि इसके लिए लाइन 1 तक एग्जीक्यूट हो चुकी है। देखो ये लाइन 1 तक एग्जीक्यूट हुई ना, क्योंकि इस यहाँ से लाइन 1 कॉल हुई थी, लाइन 2 तो कॉल ही नहीं हुई है। ये हेल्पर किसको कॉल करेगा आपको पता है n-2 दैट इज़ 1 कॉमा डी पी को। अब ये तो आपको पता है बेस केस से ही 1 रिटर्न कर देगा। अब 1 रिटर्न कर देगा तो कहाँ पे इसका आंसर बनेगा बी 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 वेरिएबल में ये स्टोर करने वाला है हेल्पर 3, ये बी वेरिएबल में स्टोर करने वाला है। तो ए लेफ्ट से कॉल के आंसर क्या है दैट इज़ आपको पता है 1, और राइट से आया b = 1। एक फाइनल आंसर नाम के वेरिएबल में क्या बनाएगा वेरिएबल बनाएगा आपको पता है फाइनल आंसर में बनाएगा 2, 1 + 1 दैट इज़ 2। हाँ और अब सबसे पहले अब ये वाली लाइन आ रही है, अब डायरेक्ट रिटर्न नहीं कर रहा। डी पी ऑफ एन में एन में क्या है 3, 3 में क्या बना देगा 3 में स्टोर कर लेगा दैट इज़ 2, और ये रिटर्न कर देगा किसको इसको 2 रिटर्न कर दिया। इसने ये रिसीव करेगा ए में, क्योंकि लाइन 1 से इसने कॉल करी थी। अब ये किसको कॉल, अब ये किसको कॉल करेगा हेल्पर 2 कॉमा डी पी को। अब पॉइंट यहाँ पे आता है कि हेल्पर 2 कॉमा डी पी हेल्पर 1 कॉमा 0 को कॉल करके देखो पहले तो बेस केस चेक होगा, बेस केस से तो वो एंटर करेगा नहीं, बट इस बार वो चेक करेगा क्या डी पी ऑफ एन यानी डी पी ऑफ 2 में क्या डज नॉट इक्वल टू -1 है, तो बोलेगा हाँ जी -1 नहीं पड़ा, तो आप सीधा यहीं से रिटर्न कर जाओ 1, आप सीधा 1 रिटर्न कर जाओगे यहाँ से। ठीक है इस बार डी पी ऑफ एन रिटर्न कर दिया आपने, क्या सीधा यहीं से डी पी ऑफ एन यानी डी पी ऑफ 2 रिटर्न कर दिया, 1 पड़ा है यहीं से 1 रिटर्न कर दिया आपने। अब 2 + 1 दैट इज़ 3, अब ये बनाएगा 2 + 1 दैट इज़ 3, और उससे पहले 3 बनाने के पहले तो डी पी ऑफ 4 में क्या स्टोर कर लेगा 3, आपको पता है इस वाली लाइन से डी पी ऑफ में स्टोर कर लिया 3। अब यहाँ से इसको रिटर्न कर देगा 3, डी पी ऑफ एन में 3 पड़ा है। ठीक है अब ये किसको कॉल करेगा हेल्पर 3 कॉमा डी पी को। क्या ये बेस केस में घुसेगा नहीं घुसेगा, लेकिन बट ये लाइन अब चेक होगी, ये वाला इफ लूप चेक होगा। अब जैसे इफ लूप ये चेक होगा तो वो चेक करेगा क्या इफ डी पी ऑफ 3 डज नॉट इक्वल टू -1 है, बोलेगा हाँ जी डी पी ऑफ 3 डज नॉट इक्वल टू -1 है। इस बार ये क्या करेगा 2, सीधा यहीं से डी पी ऑफ एन रिटर्न कर देगा 2, 3 + 2 दैट इज़ 5, दैट इज़ 5। अब देखो 3 + इस वाली लाइन से क्या हुआ 3 + 2 दैट इज़ 5, क्योंकि दोनों कॉल चल चुकी हैं, ये दोनों कॉल चल चुकी है। अभी देखो 3 + 2 दैट इज़ 5। अब जब 5 हो गया तो डी पी ऑफ एन यानी डी पी ऑफ 5 में क्या स्टोर करूँगा दैट इज़ 5। ओह सॉरी इसको कट करके क्या स्टोर होगा दैट इज़ 5, डी पी ऑफ 5। अब आपको पता है यहाँ से इसको 3 अब ये क्या रिटर्न कर देगा किसको फिब 5 को क्या रिटर्न कर देगा सीधा ये रिटर्न कर रहा है ना 3 + 2 दैट इज़ 5। इसको कॉल इसने कॉल करी थी हेल्पर को तो इसने 5 रिटर्न कर दिया राइट। आपका फाइनल आंसर ऐसे बन गया। अब जरा आप यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करिए, यहाँ पे जरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करिए। आप हर एक फिबोनेक्की नंबर को एक ही बार सॉल्व कर रहे हो, बाकी के लिए आपके लिए कॉल नहीं लग रही है। जरा देखिए आपने 2 को भी एक बार सॉल्व किया, फिर जब कॉल लगी 2 के लिए तो सीधा वहीं से रिटर्न हो गया। एक ही बार सॉल्व किया आपने, 2 को दोबारा सॉल्व नहीं किया। रिकर्सिव कॉल में आप 2 बार सॉल्व करके आ रहे थे। ठीक है तो रिकर्सिव कॉल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब रिकर्जन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिकर्जन की इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनती है 2n। ये मैं आपको अगले वीडियो में प्रूफ भी दूंगा कि 2n क्यों बनती है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनती है ऑर्डर ऑफ n, वर्स्ट केस में n लेके चलते हैं हम लोग, वैसे ज़्यादा जाती है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिकर्जन में क्यों, ये स्टैक स्पेस की है, ये स्टैक स्पेस की है जब सिर्फ हमने रिकर्जन यूज़ किया राइट, तो ये स्टैक स्पेस किया। अब इधर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्या बनी, आपने हर एक नंबर को एक ही बार सॉल्व किया, जब कॉल लगी तो अगर आपने सॉल्व कर लिया तो उसको रिटर्न कर दिया। तो n नंबर को आपने कितनी बार सॉल्व किया होगा, n बार ही सॉल्व किया होगा ना। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस बार किसकी कितनी बनी, पहले तो स्टैक की ऑर्डर ऑफ n, वर्स्ट केस में स्टैक की बनेगी ऑर्डर ऑफ n, जो स्टैक हमने यूज़ करेंगे। तो मैंने इधर ट्री में दिखाया है लेकिन एक्चुअल में तो स्टैक में चल रहा होगा। ये तो हमारा फास्ट तरीका है बस ड्राई रन करने का। स्टैक की प्लस ये डी पी ऑफ एरे भी आपने स्टोर किया है कितने वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ n का, ये बन रही है वर्स्ट केस, ये डी पी एरे के लिए और ये आपका स्टैक स्पेस के लिए। इस बार स्टैक स्पेस के लिए ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। एक बार तो इसी तरह आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, डीपी जैसे यूज़ किया आपने मेमोराइजेशन दैट इज ऑर्डर ऑफ 1n। सो ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो हम सीखेंगे इसका टेबुलेशन। ठीक है और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा।
ठीक है। और उसके बाद मैं एक बार इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का प्रूफ दूंगा कि रिकर्जन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 की पावर n क्यों होती है। इधर तो आपको समझ में आ रहा है कि ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि अगर मान लो n नंबर है तो फिफ्थ नंबर है तो आप 5 ही बार कॉल सॉल्व कर रहे होगे, राइट। बेशक कॉल लग रही होगी लेकिन वहाँ से वो सॉल्व नहीं हो रही होगी, रिटर्न हो जाएगी सीधा डायरेक्ट। ठीक है, आप एक नंबर को एक ही बार सॉल्व कर रहे होगे जैसे आपने डीपी लगाया, तो इधर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होगी। रिकर्जन में हम देखेंगे 2 की पावर n क्यों आती है, वो हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, राइट। अगर आपको यहाँ पे कुछ नया सीखने को मिला है और कुछ अगर आपको लग रहा है कि हाँ कि ये कुछ अलग सीखने को मिल रहा है और आपको स्टेप बाय स्टेप डीपली सीखने को मिल रहा है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो ये इसलिए लंबी हो गई क्योंकि ये पहली वीडियो थी और इन डेप्थ आपको समझाना था, इंट्यूशन के साथ आपको समझाना था कि कैसे ट्री डायग्राम रन होता है, कैसे स्टैक रन होता है। ठीक है, आगे से मैं स्टैक यूज़ नहीं करूँगा, आगे से मैं यूलर ट्री ही यूज़ करूँगा ताकि आपको फास्ट समझ में आए। तो ये एक बार पेशेंस से आप ये देखिएगा, ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगा और आगे आपको बहुत ईजी हो जाएगा, राइट। थैंक यू।